अच्छा, हम फॉर एग्जांपल डिस्कस नो कर। सर, यस मैंने सर। पहले गिला था इसका नहीं। जी सर। यस सर। अच्छा। हम स्टार्ट है क्या? जी देखें, हमने उस दिन डिस्कस किया था कि हमारा रिकंसिलिएशन का जो जीएल है वो आम जीएल से थोड़ा सा फर्क होती है। रीजन क्या है कि उसमें हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करते, बल्कि हम उसमें इनडायरेक्ट एंट्री करते हैं। और जो आम जीएल होता है उसके अंदर हम डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। ये बात हमारी बिल्कुल कैटेगोरिकली हमने इसको डिस्कस किया था, बड़ी क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया था, जैसे हमने बैंक्स के जीएल बनाए थे। हमारे पास बहुत सारे जीएल्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं। मिसाल के तौर पे किसी एक बैंक का जीएल ले लेते हैं जो उस दिन हमने क्रिएट किया था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका किसी का मैं जीएल उठाता हूँ, इसमें यूबीएल बैंक आ रहा है। तो यूबीएल बैंक के अंदर अगर आप देखें तो आपको कंट्रोल डेटा के अंदर जो है रिकंसिलिएशन कोई भी सिलेक्टेड नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि ये जो जीएल है ये एक आम जीएल है। इसके अंदर ऑटोमेटिक जो पोस्टिंग है वो नहीं हो, जो हम ही कह रहे हैं कि ऑटोमेटिक पोस्टिंग नहीं होगी, बल्कि आपको इसमें एंट्री करनी पड़ेगी। इसीलिए हमने उस दिन एक्सपेंस डेबिट किया था और हमने बैंक को क्रेडिट किया था डायरेक्टली। और वो एंट्री हमने की थी FB50 के अंदर। सही है? आपको नजर आ रही है स्क्रीन एसएपी की? यस सर। जी सर, आ रही अच्छा, अब है। अगर आप जी चलें, जज़ाकल्लाह। अगर आप इसको देखें तो लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस के अंदर मिसाल के तौर पे एक लोकल एसेट का वेंडर है और एक लोकल मटेरियल का वेंडर है। फॉर एग्जांपल हम इसको खोल लेते हैं, लोकल मटेरियल वेंडर। अब लोकल मटेरियल वेंडर को हमने जैसे एक्सपैंड किया तो आप देखें कंट्रोल डेटा के टैब के अंदर इसमें रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप इस्तेमाल हो रही है, वेंडर्स। तो वेंडर जो है बाय डिफॉल्ट उसकी नेचर क्या होती है बेटा? हमेशा जो है वो आपका आपकी लाइबिलिटी में फॉल करता है। सही है? और लाइबिलिटी जो है बैलेंस शीट की, फॉर एग्जांपल अगर हम टी शेप में देखें तो एक साइड पे एसेट्स और दूसरी साइड पे लाइबिलिटीज आती हैं। तो जो जिसके हमने पैसे देने हैं वो उसकी जो क्लास है वो एक्चुअली क्रेडिट क्लास है, लाइबिलिटी क्लास है। इस क्लास के अंदर अगर हमने इसको एडवांस दिया तो वो एडवांस जो है इसी के अकाउंट में जो है एज एन एसेट अपीयर होगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम उसका रिसीवेबल्स का अकाउंट खोलेंगे, यानी इसी वेंडर के अंदर रहते हुए हम डेबिट और क्रेडिट करेंगे। ठीक है? डेबिट और क्रेडिट मेन ये इसी में करते रहेंगे और अल्टीमेटली हमारे पास एक बॉटम लाइन आएगी और वो हमारा रिसीवेबल या पेएबल उसी के अंदर क्रिएट हो जाएगा। और हम जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो फिर वहां पे हम इसकी क्लासिफिकेशन कर लेंगे। अगर वेंडर्स के बैलेंसेस ओवरऑल आपके पास, टोटल वेंडर्स के बैलेंसेस अगर आपके पास, कंप्लीट वेंडर्स के बैलेंसेस अगर आपके पास डेबिट आ रहे होंगे तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए हम उसकी क्लासिफिकेशन एसेट्स में कर देंगे। लेकिन एक्चुअली अगर आप देखें तो वेंडर्स का जो बैलेंसेस हैं वो हमेशा आपके पास क्रेडिट ही रहेंगे। अच्छा, अब मैं ये डिस्कस कर रहा था कि वेंडर्स जो है उसका हमारा जो अकाउंट है वो उसमें हम पोस्टिंग कर रहे हैं थ्रू रिकंसिलिएशन के जीएल। ठीक है? यानी कि हम जब भी एक वेंडर के अंदर एंट्री करेंगे करेंगे उस पर्टिकुलर वेंडर में ही, लेकिन उसकी एंट्री रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस जीएल के अंदर। ये रिकंसिलिएशन जीएल हमें उसके साथ अटैच करना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर आपके पास वेंडर्स जो हैं वो एक से ज्यादा हैं, हो सकता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में 100 वेंडर्स हों, तो हम उसको सब लेजर्स के जरिए, सब लेजर अकाउंट के जरिए कवर कर रहे थे। लेकिन उसकी टोटल की जो तमाम वेंडर्स हैं उन सब की एंट्रीज जो है फॉर एग्जांपल 100 और 6000 जो ये जीएल है इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो रही होगी। और मैंने आपको फिर यहाँ पे एक बात बताई थी, लाइन आइटम डिस्प्ले। तो मैंने कहा था कि चूंकि हमारी लाइन आइटम वहां पे आ रही होती है इसलिए हम लाइन आइटम डिस्प्ले वहां पे कर रहे होते हैं। और फिर मैंने आपको साथ ही बताया था ओपन आइटम मैनेजमेंट, क्योंकि हमें जो रिकंसिलिएशन के जीएल है इसके अंदर ओपन आइटम मैनेजमेंट की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि हम वेंडर अकाउंट के अंदर जाएंगे, अभी देखेंगे वेंडर अकाउंट के अंदर रहते हुए हम उसकी ओपन आइटम मैनेजमेंट वहां पे करेंगे। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम नोइंग दिस के हमें उस दिन हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास दो तरह के डेटा क्रिएटेड होते हैं। एक हमारे पास मास्टर डेटा है और दूसरा हमारे पास ट्रांजैक्शनल डेटा है। तो सबसे पहले हम मास्टर डेटा क्रिएट करते हैं। अच्छा, मास्टर डेटा क्रिएट करने के लिए हमारे पास या तो नेविगेशन पाथ हो सकता है जो उस दिन हमने डिस्कस किया था। और वो नेविगेशन पाथ आपको स्क्रीन नजर आ रही है सभी को ना?
जी सर, नजर आ रही है। और ये कौन जी सी सर, स्क्रीन है? ये ऐसे एसएपी की ये ट्री नजर आ रहा है आपको, ऐसे ही है ना? एसएपी का ट्री नजर आ रहा है ना? बिल्कुल सर। अच्छा, बिल्कुल। यस अब सर। अगर आप इसमें देखें तो हमारा रिलेटेड मॉड्यूल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसके अंदर हम अकाउंट्स पेएबल में जाते हैं फॉर एग्जांपल, और अकाउंट्स पेएबल के अंदर हमने क्या क्रिएट करना है? हमने मास्टर डेटा क्रिएट करना है ना। तो हम अभी एंट्री नहीं कर सकते हम, क्योंकि जब तक हमारे पास मास्टर डेटा क्रिएट नहीं होगा हम अकाउंटिंग एंट्री नहीं करेंगे। और मास्टर डेटा क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि ऐसा डेटा जो परमानेंट नेचर का है। मिसाल के तौर पे आपका अगर वेंडर है यूनिलीवर, और यूनिलीवर वेंडर है, तो यूनिलीवर आपका बार बार चेंज नहीं हो रहा होता। और अगर आपका ये यूनिलीवर रहेगा तो इसके साथ आप हो सकता है बेइंतहा ट्रांजेक्शन कर रहे हो। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे मास्टर रिकॉर्ड्स के अंदर डिफरेंट किस्म की ची कोड्स आपको नजर आ रही हैं। अगर हम देख लेते हैं यहाँ से, तो हमें एफ के 01 नजर आई है, ये क्रिएट के लिए है। और एफ के 02 चेंज के लिए है, और डिस्प्ले के लिए एफ के 03 है। इसी तरीके से ब्लॉक के लिए आपके पास एफ के 05 है, और एफ के 06 आपके पास सेट डिलीशन इंडिकेटर है। इनफैक्ट ये है कि इसकी मदद से अगर आप चाहते हैं कि वेंडर आपको नजर ना आए और आप उसकी लिस्ट में उसको अनअपियर करना चाहते हैं, तो फिर आप यहाँ पे इसको मार्क फॉर डिलीशन कर देते हैं, तो वेंडर आपका उस लिस्ट से गायब हो जाता है, यानी जो अगर आपकी वेंडर्स की टोटल लिस्ट है। अच्छा, इसी तरीके से ये तो वेंडर की बात हो गई। हम सेम केस देखते हैं, क्या हमें अकाउंट रिसीवेबल्स में ये चीज नजर आती है? अच्छा, अब आपको याद है कि हमने क्रिएट के लिए एफ के 01 देखा है। दोबारा मैं दिखा देता हूँ। हमने क्रिएट के लिए एफ के 01 देखा है, चेंज के लिए एफ के 02 देखा है, और डिस्प्ले के लिए हमने एफ के 03 देखा है। सही है? यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। जी राइट। सर। मैं एक साइड पे ना एक छोटा सा काम करता हूँ, इसको याद दहानी के लिए मैं यहाँ पे ये जो है ना अपने पास डाल देता हूँ, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या देखा था। अब मैं आ जाता हूँ अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर। तो मैं देखता हूँ कि क्या अकाउंट रिसीवेबल्स के अंदर मेरी जो टी कोड्स हैं वो तकरीबन सिमिलर हैं। हाँ, एग्जैक्टली सिमिलर होंगी तकरीबन। सिर्फ फर्क ये है कि वेंडर की, आपको सर ने बताया था, अकाउंट टाइप के से डिनोट होती है, और जो रिसीवेबल्स हैं या जो डेटर्स हैं उसकी अकाउंट टाइप डिटरमिन होती हैं डी से। तो हमने मास्टर रिकॉर्ड जो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखा, तो ये एफ डी 01 से क्रिएटेड है, और एफ डी 02 से चेंज आ रहा है, और डिस्प्ले आ रहा है एफ डी 03 से। और इसी तरीके से ब्लॉक के लिए एफ डी 05 है, और सेट इन डिलीशन इंडिकेटर एफ डी 06 है। अच्छा, अब हम इसी को सामने रखें तो हम देखें राइट हैंड के ऊपर मैंने वेंडर का लिया हुआ है, और लेफ्ट हैंड के ऊपर आपके पास जो है रिसीवेबल का है। अच्छा, आप देखें तो आपको राइट हैंड पे एफ के 01 नजर आ रहा है, और लेफ्ट हैंड पे एफ डी 01 नजर आ रहा है। इसी तरीके से आपको एफ के 02 चेंज के लिए नजर आ रहा है, और एफ डी 02 चेंज के लिए नजर आ रहा है। डिस्प्ले के लिए एफ के 03 नजर आ रहा है, और इसके बाद एफ डी 03 नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ब्लॉक की बात करते हैं तो वेंडर के लिए हमारे पास एफ के 05 है, और रिसीवेबल के लिए एफ डी 05 है। और इसी तरीके से सेट डिलीशन इंडिकेटर के लिए एफ के 06 है, और एफ डी 06 है। यहाँ तक क्लियर है कि हमने रिसीवेबल्स को जो है हमने उसको डिनोट करना है डी से, क्लास टाइप डी है, जबकि वेंडर की क्लास टाइप जो है वो हमारे पास के है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दें। जी सर, ये तो आपने उस स्लाइड में बताई थी सारी की कोड्स। आपने कहा था एसेट की अलग होगी, रिसीवेबल्स की अलग होगी, पेबल की अलग होगी। ये वो बिल्कुल सेम ही है मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप देखें तो मैंने आपको बड़ा क्लियर बता दिया है कि वेंडर क्रिएट होगा एफ के 01 से, रिसीवेबल्स क्रिएट होगा एफ डी 01 से। लेकिन आप सीक्वेंस देखें तो तकरीबन सीक्वेंस सेम है। फर्क यह है कि रिसीवेबल्स के लिए डी यूज हो रहा है दरमियान में, और वेंडर के लिए के यूज हो रहा है। यहां तक क्लियर है? सर आपने अभी एक बात की थी सैप स्टार्ट करने से पहले, क्या हम जब भी वेंडर का करेंगे तो वेंडर का हम क्रेडिट बैलेंस करके उसको एसेट के अंदर करेंगे। सर ये वाली चीज नहीं कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। देखें, आप मुझे बताएं कि अगर आपके पास थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स हो, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ वेंडर हो, तो आइडियली वेंडर्स के जो बैलेंसेस हैं वो आपके पास क्या आएंगे? क्रेडिट आएंगे ना। लाइबिलिटीज जो यस है वो सर। क्रेडिट होती हैं।
अच्छा, लेकिन बाज़ औक़ात अगर आपके एडवांसेस ज्यादा हों ओवरऑल, एडवांसेस यस सर। ज्यादा हों, तो उस सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या क्रिएट होगा? रिसीवेबल्स नजर आएगा आपको। मेरी बात यस समझ सर। गए? अच्छा, पाकिस्तान में क्योंकि क्रेडिट का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बेटर तरीके से जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी लोग जो हैं वो एक दूसरे पे उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो बिजनेसेस के अंदर यूजुअली आप एडवांसेस पे भी काम करते हैं, यानी पहले आप एडवांसेस दे देते हैं, बाद में आपका सामान आता है। तो फाइनेंशियल ईयर एंड में बहुत सारी कंपनीज में मैंने देखा भी है कि वहां पे आपके जो बैलेंसेस हैं वो ज्यादातर जो बॉटम लाइन है वो आपके रिसीवेबल्स नजर आ रहे होते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं या मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे ये होता है। तो इसका मतलब है कि अगर आपका टोटल बैलेंस डेबिट नजर आएगा, यानी उसमें हमने हमने एक्चुअली क्या होगी, पेमेंट्स ज्यादा की हुई है, एडवांसेस दिए हुए हैं। तो अगर सपोज करें कि मेरे टोटल एडवांसेस हैं 2 लाख, एज्यूम करें, और मेरी टोटल लाइबिलिटीज है 1 लाख, तो मेरा बैलेंस क्या निकलेगा? 1 लाख से डेबिट बैलेंस निकलेगा। डिफरेंस समझ आ गया ना? तो यस वन सर। हंड्रेड थाउजेंड जब मेरा डेबिट बैलेंस होगा, तो मैं इसको बैलेंस शीट के अंदर क्लासिफिकेशन इसकी क्या करूंगा? रिसीवेबल की करूंगा। लेकिन इनफैक्ट मैंने जितनी भी ट्रांजेक्शन करनी है वो करूंगा तो मैं वेंडर, नेचर देखें, वेंडर के साथ जब मैं डील करूंगा तो मुझे हमेशा जो के अकाउंट है उसको यूज करना है। अगर मेरे जिसके साथ रिलेशन है उसका उसका जो स्टेटस है वो कस्टमर का है, तो मैं उसकी हमेशा टी कोड यूज करूंगा, डी वाली, एफ डी वाली। तो ये एक मतलब क्लियर बाइफरकेशन है, क्लियर आपकी स्प्लिट है कि जब भी आपने वेंडर्स को ट्रीट करना है तो हमेशा एफ के वाली सीरीज को यूज करना है। चाहे आप जो है, आपने ये बात याद रखनी है कि वेंडर्स के साथ जो भी आपके अफेयर्स होंगे, वेंडर्स की टी कोड्स अलग हैं, और जो रिसीवेबल्स हैं और रिसीवेबल्स के साथ आप जो भी आपके रिलेशनशिप होंगे, या आप किसी को एडवांस पेमेंट्स कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे एडवांस पेमेंट रिक्वेस्ट भी होती है, एडवांस पेमेंट्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने वेंडर्स को एडवांस पेमेंट्स की हैं, तो आप हमेशा उसको वेंडर्स के थ्रू राउट करेंगे। अच्छा, अगर आपने कस्टमर ने आपको एडवांस पेमेंट्स की हैं, तो कस्टमर की हमेशा ट्रांजेक्शन्स को आप कस्टमर्स के सब लेजर्स के अंदर राउट करेंगे। ये क्लियर हो गया? यस यानी कि यानी कि कस्टमर्स के अफेयर्स को हम इस फोल्डर में देखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल्स के फोल्डर में, और वेंडर्स के अफेयर्स को हम अकाउंट्स पेबल के इसमें देखेंगे, फोल्डर्स के अंदर। क्लियर हो गया? सर इस तरह वाइस वर्सा है कि अगर हमारा कस्टमर्स के हम बिजनेस है, हम अगर बिल्कुल कस्टमर्स ने आगे प्रीपेड कर सर दिया तो वाइस वर्सा इस बिल्कुल तरह हमारी लाइबिलिटीज में शो हो जाएगा, बिल्कुल बट बिल्कुल टाइप हमारी डी ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली जी अच्छा सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, काइंडली अकाउंट रिसीवेबल और पेएबल्स के अकॉर्डिंग जो आपने वेंडर्स का भी डिस्कशन करी है ना, उसको जो भी आखिरी लास्ट पॉइंट जो आपने डिस्कस किया उसको एक दफा रिपीट कर देंगे काइंडली आप, रिसीवेबल और पेएबल्स की सिचुएशन को। लास्ट पॉइंट मैंने बिल्कुल क्लियर ये डिस्कस किया ब्रदर, कि मैं ये कह रहा हूँ कि हम मेरे बिजनेस के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनमें 2 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। एक मेरे होते हैं वेंडर्स, जिन्होंने मुझे सामान देना है, मैंने जिनसे परचेजेस की होती हैं, और एक मेरे होते हैं रिसीवेबल्स, जिनको मैंने सेल्स की होती हैं। तो ये 2 बेसिक कैटेगरीज आपकी बेसिक जो है ना स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें रिसीवेबल्स और पेबल्स हैं। तो ये दोनों को मैं आज ये कर रहा था कि अगर आपने रिसीवेबल्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करनी है, यानी आपने अगर कस्टमर्स के साथ कोई ट्रांजेक्शन करनी है, उनसे आपने एडवांस ले लिया एग्जाम्पल के तौर पे, या आपने उनको क्रेडिट के ऊपर सामान दे दिया, ठीक है, या आपने उसकी कोई रिपोर्ट्स देख रहे हैं, तो आप हमेशा उसको अकाउंट रिसीवेबल्स के मॉड्यूल में जाके देखेंगे। इसी तरीके से अगर आपका वेंडर है और वेंडर से रिलेटेड क्या होगा, आपने उससे क्रेडिट पे सामान परचेज किया होगा और आपने या तो उसको एडवांस पेमेंट की होगी, वो अगर आपने देखना है तो हमेशा आप उसको अकाउंट्स पेएबल के मॉड्यूल में एंट्री करेंगे। अच्छा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल्स डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होता है, अकाउंट्स पेएबल डिपार्टमेंट अलग काम कर रहा होता है, और उसमें एम्प्लॉयज भी अलग अलग होते हैं। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि एक तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होती है, और दूसरा ये है कि आप जो है उसको अलग रखें ताकि उसकी रिपोर्टिंग बड़ी क्लियर हो। अब ये बात बड़ी क्लियर थी, इस बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको बताना कि अगर आप इसको अकाउंट रिसीवेबल्स में भी सभी को एंट्री करना शुरू कर दें, पेएबल को भी इसी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, रिसीवेबल्स को भी इसी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, तो होगा क्या
यानी रिसीव कस्टमर्स को भी इसी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें रिसीवर्स में, और वेंडर्स को भी इसी में रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, डेबिट क्रेडिट तो हो जाएगा, लेकिन आपकी रिपोर्टिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। तो रिपोर्टिंग क्या होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशन, जो टॉप लेवल के एम्प्लॉइज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनके लिए रिपोर्टिंग बहुत क्रिटिकल होता है। तो आई वुड बी सेइंग टू यू दैट यू नीड टू make the transitions related to the vendor in accounts payable sub ledgers, and if you want to make transactions with customer, then you need to place all the transactions in account receivable sub ledgers. Okay bhai, clear? यस सर, क्लियर है। यानी कि उसको एज अ बैलेंस शीट हमने ऑब्जर्व करना है ना, कि बैलेंस शीट में जो एसेट और लायबिलिटी की कंडीशन होती है, हमने उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है उसे। जी ठीक हो गया सर, ठीक है। आगे चलने की इजाजत है सर। ओके सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा आप देखें, देखें जी, मैंने ये बड़ा क्लियर कर दिया कि आपको कि हमारी जो वेंडर्स की ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्रिएट होंगी FK01 से। ठीक है जी, मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल यहाँ से पिक करता हूँ, FK01 करता हूँ, और FK01 करने के बाद अगर आप नोट करें तो अगर ये फॉर एग्जांपल खाली आ जाती है आपके पास, तो ये स्क्रीन इस तरह आ सकती है आपके पास। तो अगर स्क्रीन ऐसे आएगी तो कोई इशू नहीं है। आपको याद होगा जीशान साहब ने आपको पढ़ाया था, एक इंटरनल नंबर जनरेशन होती है और एक एक्सटर्नल नंबर जनरेशन होती है। तो याद रखिएगा वेंडर के केस में प्रेफरेबल ये होता है इंटरनल नंबर जनरेशन होती है, यानी नंबर जो है सिस्टम इसको खुद असाइन करे। आपको याद होगा जब जीएल हमने क्रिएट किया था तो उसको हमने जीएल को नंबर खुद दिया था, अपनी मर्जी से दिया था। और आपको याद है मैंने बैंक का जीएल क्रिएट किया था तो अपना एक नंबर दिया था। लेकिन अब मैं जब वेंडर का जीएल क्रिएट कर रहा हूं तो यहाँ पे मैं नंबर नहीं डालूंगा। आप में से कोई शख्स भी इस जगह पे कोई नंबर ना डाले, यानी ये ना हो कि आप लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लिखना शुरू कर दें। इसलिए क्योंकि मैंने इसको पीछे से जो है वो डिफाइन किया हुआ है कि ये इंटरनल नंबर जनरेशन है। वेंडर जो है उसको नंबर सिस्टम खुद असाइन करेगा। सो आई विल कीप दिस फील्ड एम्प्टी एंड नाउ फिर मुझे ये देखना है कि मैं किस कंपनी कोड में ये वेंडर क्रिएट कर रहा हूँ। तो मेरा तो कंपनी कोड फॉर एग्जांपल हमने डिसाइड किया है वो है UOL। अच्छा अब अकाउंट ग्रुप क्या है फॉर एग्जांपल, तो अकाउंट ग्रुप जो है वो आपने ढूंढना है। अभी आपके सामने बहुत सारे आपको अकाउंट्स ग्रुप नजर आ रहे हैं। रीजन ये है कि ये जो आइडियाज है ये सभी के लिए लर्निंग के लिए, लेकिन एक्चुअली आपके पास यहाँ पे लिमिटेड जो है वो आपको नंबर वो नजर आते हैं, फील्ड्स नजर आती हैं। तो यहाँ पे मेरे लिए खैर रेलेवेंट जो फील्ड है वो आ रहे हैं। एक आपकी दिस वन जो ICFM है और ICFS है, ICLM है और ICLS है। ठीक है जी, ये हमारी फॉर एग्जांपल रिलेटेड जो है अकाउंट ग्रुप है। अच्छा अकाउंट ग्रुप क्या होता है, ये वही है जो आपने लेजर में पढ़ा था। हम इसकी मेजर क्लासिफिकेशन करते हैं कि जो हमारा वेंडर है वो क्या हमारा वो किस ग्रुप का है। अच्छा ये आपकी कन्वीनियंस के लिए है, रिपोर्टिंग के लिए है। अगर आप इसको जितना ज्यादा डिटेल में करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें आप अगर गौर करें तो यहाँ पे लोकल मटेरियल लिखा हुआ है, सही है। मैं आपके सामने यहाँ पे इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको ले आता हूँ। आप सब लोगों को नजर आ रहा है ना जी? यस सर। अच्छा अब मैं ना ये एक जो है ना मैंने इसको कॉपी करके आपके सामने यहाँ पे डाल दिया है। मैं सिर्फ इसको हाईलाइट करने लगा हूँ, सही है। हाईलाइट करके मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये लोकल मटेरियल है, सही है। अब मैं जरा आप इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ ये एक्चुअली क्यों हमने अकाउंट ग्रुप क्रिएट किया है। देखें मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास जो मटेरियल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या तो किसी से सर्विसेज प्रोक्योर करूंगा या फिर मैं किसी से मटेरियल प्रोक्योर करूंगा, राइट। अब मैंने अगर किसी से सर्विसेज मांगी हैं तो सर्विसेज मैं अगर किसी से ले रहा हूँ तो मैं मेरी सर्विसेज वो पाकिस्तान में भी हो सकती हैं और पाकिस्तान से बाहर भी हो सकती हैं। तो पाकिस्तान से बाहर के लिए मैंने फॉरेन सर्विस का वर्ड यूज किया है और पाकिस्तान के अंदर के लिए मैंने लोकल सर्विस यूज किया है। लेकिन अगर आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपका वॉल्यूम साइज बहुत बड़ा है और आप रिपोर्टिंग को देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मुझे लाहौर अलहदा दिखा दें, मुल्तान अलहदा दिखा दें
बच्चे को पूरा अलहदा दिखा दें, तो आप क्या करेंगे, फर्दर आप अपनी क्लासेस अपने ग्रुप्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर मी इट इज लोकल मटेरियल मींस के पाकिस्तान के अंदर तमाम मटेरियल की क्लासिफिकेशन। अब होगा क्या, अब ये लोकल मटेरियल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और यही कॉरेस्पॉन्ड करेगा रिकंसिलिएशन जीएल को। अच्छा सेम देखें, मैं अभी आप लोकल मटेरियल पे दोबारा आता हूँ कि लोकल मटेरियल मैंने यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है जी, मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया है लोकल मटेरियल। तो आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है। अब मैं देखें आपको सब मुझे बताइएगा अगर किसी को ये स्क्रीन नजर ना आ रही हो। मैंने FS00 किया है और मैं FS00 करने के बाद दोबारा जीएल के ऊपर आ गया हूँ। अगर आप जीएल के ऊपर देखेंगे तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन के अंदर कुछ आपको जीएल्स नजर आ रहे हैं। ये जीएल जो है इनफैक्ट आपके कौन से वाले जीएल हैं जी, बताएं जल्दी से। ये रिकंसिलिएशन जीएल है, ठीक है जी, ये रिकंसिलिएशन जीएल है। इन जीएल्स के अंदर आप डायरेक्ट एंट्री नहीं कर सकते। इस जीएल के अंदर आपको जो है इनडायरेक्ट एंट्री करनी है सब लेजर्स के जरिए। तो मिसाल के तौर पे लोकल मटेरियल वेंडर है, मैं दोबारा एक्सपेंड करता हूँ, इसके कंट्रोल डेटा में जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे पता चलता है कि ये वेंडर हमारा रिकंसिलिएशन का वेंडर है, वेंडर जीएल है। अब ये वाला जो जीएल है ये एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, आइडियली मैंने क्या किया है उस अकाउंट ग्रुप के नाम जो है, डिस्क्रिप्शन जो है वो एग्जैक्टली वही रखी है जो मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे अकाउंट ग्रुप के केस में वेंडर के लिए रखी थी। ये वही वही नेम है, नेमिंग कन्वेंशन वही यूज किया है, नेम वही यूज किया है जो मैंने जीएल के लिए लोकल मटेरियल वेंडर के लिए डिस्क्रिप्शन यूज की थी। अब देखें यहाँ पे नंबर कुछ डिफरेंट आ रहा है, 106,000 आ रहा है और ये 106,000 हो सकता है मेरे 1000 वेंडर्स के लिए ये पर्टिकुलर जीएल रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इस पर्टिकुलर जीएल के अंदर एक से ज्यादा वेंडर्स आ सकते हैं। रीजन क्या है, मैंने आपको कहा था कि सब लेजर्स के अंदर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने आपको उस दिन बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप सिर्फ एक ही चीज लिखते हैं, वेंडर्स का बैलेंस जो है वो पेएबल हमारा आ रहा होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या अकाउंट्स पेएबल का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। लेकिन हम वहां पे ये नहीं लिखते कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, ऐसा नहीं लिखते, बल्कि हम ये लिखते हैं कि जी टोटल अकाउंट्स पेएबल कितना है। इसीलिए हमने यहाँ पे भी इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो लोकल मटेरियल लिख के और इसके अंदर मल्टीपल सब लेजर जो हैं वो हम डाल सकते हैं। अभी मैं बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्रिएट वेंडर के लिए जब मैंने सबसे पहले अपना कंपनी कोड सेलेक्ट किया, अकाउंट ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर दिया लोकल मटेरियल। अब जब मैंने इसको एंटर किया, एंटर करना है स्ट्रेट, यानी वेंडर का नंबर खाली छोड़ देना है और बाकी आपने ऑफ कोर्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी इंटरनल नंबर जनरेशन किया, मैं टाइटल दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे टाइटल है मेरा कंपनी और नेम मिसाल के तौर पे मेरा है यूनिलीवर, ठीक है जी, यूनिलीवर। यूनिलीवर का मैंने नाम डाल दिया और यूनिलीवर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ पाकिस्तान, या यूनिलीवर पाकिस्तान ने मुझे कोई सप्लाई की है चीजें, तो मेरा वो वेंडर हो गया। अब मैं वेंडर है उसका जब तक मैं मास्टर डेटा नहीं क्रिएट करता मैं उसकी एंट्री नहीं करूंगा। तो मैंने यूनिलीवर पाकिस्तान किया और मैंने इसका आगे देखें आपको यहाँ पे 2 टिक नजर आ रहे हैं। ये टिक का मतलब ये है कि दिस फील्ड आर कंसीडर टू बी ए मैंडेटरी फील्ड, ठीक है जी, मैंडेटरी फील्ड है, ये वाली भी मैंडेटरी फील्ड है। अगर मैं इस फील्ड में डाटा एंटर नहीं करता और मैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें ऊपर से आगे जाने का नेक्स्ट स्क्रीन का बटन आ रहा है, आप आगे जाने की कोशिश करते हैं तो ये आपको आगे नहीं जाने दे रहा, नीचे कह रहा है कि फिल इन ऑल रिक्वायर्ड एंट्री फील्ड, यानी आपकी मैंडेटरी फील्ड जो है उसको आप फिल करें। तो मेरे पास जो सिटी है मैं फॉर एग्जाम्पल डाल देता हूँ लाहौर। अभी मैं थोड़ी सी ना मिनिमम इंफॉर्मेशन डालूंगा ताकि मैं आगे की तरफ चलूं और बाकी फिर ये है कि मैं इसको अंडरस्टैंड करता रहूंगा कि टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपने इस कंपनी में किसी से कांटेक्ट करना है तो किस बंदे से आप कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप इस ये कहाँ, इसका एड्रेस कहाँ पे है, इसमें ये कौन सी लैंग्वेज बोलती है ये कंपनी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में मल्टीनेशनल बिजनेसेस आ रहे हैं तो आपको पता है कि चाइनीज कंपनीज भी आ रही हैं, तो हम अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेजेस जो हैं वो डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस आ रही हैं, जर्मन भी आ रही है। इसी तरीके से पीओ बॉक्स है, ये पुराना आपको पता है तरीका था, तो पीओ बॉक्स है, पीओ बॉक्स भी आपका आजकल आप लोग टीसीएस वगैरह पे नहीं देते, बट अदरवाइज ये है कि पीओ बॉक्स भी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता था। स्टैंडर्ड कम्युनिकेशन मेथड है, यहाँ पे डिफरेंट आ रहा है कि आप उससे किस तरह से बात कर सकते हैं, प्रिंटर कर सकते हैं, पोस्ट लेटर कर सकते हैं, पेजर्स एसएमएस कर सकते हैं, या फैक्स जो कि बहुत पुराना तरीका है।
अच्छा, अब इसी तरीके से ये वाली फील्ड्स आपके लिए बाद में आप इसको एक्सप्लोर करते रहिएगा, बट हमारे लिए जो इसको इम्पोर्टेंट है हम उसको फिल कर लेते हैं। जैसे कंट्री है, तो हम कंट्री में पीके रखते हैं। दिस इज नॉट ए पीके मूवी, बट पीके कंट्री, पाकिस्तान, राइट। तो यहाँ पे आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो पीके देखेंगे। अब आप या तो इसको एंटर कर लें, या फिर आप इस बटन के जरिए नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चले जाएं। तो सिंपल ये है कि नेक्स्ट स्क्रीन पे चले गए। अब ये वाली जो फील्ड्स हैं इसको आप फॉर द टाइम बीइंग छोड़ दें। मैं वैसे आपको बता देता हूँ, जिसे कहते हैं कि बर्ड आई व्यू दे देता हूँ, लेकिन फिर हम इसको इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप क्वेश्चंस पूछेंगे। अच्छा, एक वेंडर जो है वो आपका कस्टमर भी हो सकता है। तो ये बेसिकली सेटिंग ऑफ हमारी है एक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर, कि हमें स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप दो बैलेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं, यानी एसेट्स को और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को सेट ऑफ कर सकते हैं अगर उसकी कुछ कंडीशंस मीट हों। तो इसका मतलब ये है कि मैं वेंडर्स जो बैलेंसेस हैं, एक एक कस्टमर मेरा वेंडर भी हो सकता है, और सॉरी एक एक पार्टी जो है मेरी वेंडर भी हो सकती है, और सेम पार्टी जो है मेरी कस्टमर भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे मेरी एक कंपनी है जो गोश्त सप्लाई करती है, मीट सप्लाई करती है। मेरे पास एक स्लॉटर हाउसेस हैं और मैं उस मेट्रो को मीट सप्लाई करता हूँ। तो मैं मेरे लिए मेट्रो जो है वो मेरा क्या होगा, कस्टमर होगा। लेकिन सेम केस में मैं अगर मेट्रो से पेपर रिम परचेज करता हूँ अपने ऑफिस के लिए, तो मेरा मेट्रो वेंडर भी हो सकता है। बट मैं कभी भी ये नहीं करूंगा कि इन दोनों को क्या करूं, सेम उसमें डाल दूं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम इसकी नेचर को देखते हुए वेंडर अगर क्रिएट होना होगा तो वेंडर करेंगे, और अगर वो कस्टमर की नेचर है तो कस्टमर क्रिएट करेंगे, सो दैट वी शुड हैव ए सेपरेट रिपोर्टिंग, राइट। तो वो अगर कस्टमर है तो कस्टमर का नंबर यहाँ पे आप डाल दें। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं टैक्स इन्फॉर्मेशन। ये टैक्स इन्फॉर्मेशन ये है, आपको पता है कि डिफरेंट यूनाइटेड स्टेट के अंदर डिफरेंट ज्यूरिसडिक्शन है, डिफरेंट स्टेट है, हर स्टेट का अपना टैक्स है। इसी तरीके से पाकिस्तान में जो KPRA है, आपका जो क्या कहते हैं हम इसे, KP, खैबर पख्तूनख्वा, उसके उसके जो टैक्स रेट हैं वो डिफरेंट हैं। जो हमारे PRA के टैक्स रेट हैं वो डिफरेंट है, और जो सिंध का टैक्स रेट है सर्विसेज का वो डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल। इसी तरीके से मटेरियल के हवाले से भी जो है वो जुरिस्डिक्शन में फर्क हो सकता है। अब ये वैट रजिस्ट्रेशन नंबर पाकिस्तान के केस में तो NTN है, या आप सिंपल इसको कह लें कि ये आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो आप उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डाल सकते हैं। इसी तरीके से रेफरेंस है, रेफरेंस डेटा में लोकेशन है, वो कहाँ पे है, उसके बाद इंडस्ट्री कौन सी है, वो यहाँ पे आप इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये आप टैब ऑन करें तो यहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म के इंडस्ट्री पीसेस से क्रिएट करके आपको दे सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे और आपके पास आ रहा है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से, कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेल है फीमेल। तो ये वाली सारी फील्ड इस वक्त मैं एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, बिकॉज नो फील्ड इज मैंडेटरी राइट नाउ। हम अब आगे की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हमारे पास क्रिएट वेंडर्स के अंदर ये एक फील्ड, एक पूरे का पूरा जो आपके पास विंडो खुली है, इसके अंदर बैंक की डिटेल इंफॉर्मेशन है। अब बैंक की डिटेल इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए होती है? बाज़ औक़ात आप चाहते हैं कि आप अपने वेंडर को जो है थ्रू बैंक पेमेंट करें, और आप उनको बैंक्स को डेबिट इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, और अपने सिस्टम्स के अंदर आप यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर वेंडर का लिख लें, और बैंक अकाउंट टाइटल लिख लें, और IBAN नंबर वगैरह लिख लें। अच्छा, सिर्फ 1 मिनट होल्ड कीजिएगा काइंडली, ये अजान आ रही है, तो एहतरामन जो है थोड़ा सा खामोशी इख्तियार करते हैं।
जी जनाब, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि चलें अब आगे की तरफ चलते हैं। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो बैंक है वो उसकी डिटेल हम इंफॉर्मेशन इसलिए यहाँ पे प्लेस करते हैं ताकि हम वेंडर की डिटेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डाल दें बैंक से रिलेटेड, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ये लिंक्ड होती हैं बैंक के साथ। यहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हैं अपने SAP के अंदर और वो बैंक के पोर्टल पे अपीयर होती हैं और डिजिटल सिग्नेचर करने के बाद फौरी तौर पे पेमेंट जो है वेंडर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ठीक है जी। तो ये बैंक की इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे ये डाल देंगे। अच्छा, हम अगले ही उस पे जाते हैं। अच्छा, ये वाली जो विंडो है इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट इंशाल्लाह मैं अभी आपको इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वेंडर ने बैलेंस दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है और आप ओवर ड्यू करते हैं तो बैलेंस वेंडर कह सकता है कि भाई मैं आपको हर एक गुजरते हुए दिन के हिसाब से आपसे सूद जो है वो चार्ज करूंगा। इसी तरीके से विद होल्डिंग टैक्स कोड है कि जब मैं वेंडर को पेमेंट करने लगूं, मिसाल के तौर पे मैंने वेंडर को पेमेंट की है 1 लाख रुपए की और उस पर टैक्स बनता है 10%, तो मैं चाहूंगा कि सिस्टम ऑटोमेटिकली कंप्यूट करे 10,000 रुपए, यानी बैंक क्रेडिट होगा 90,000 से और विद होल्डिंग टैक्स पेएबल टू द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होगा 10,000 से और इनफैक्ट डेबिट होगा 1 लाख रुपए से परचेज अकाउंट या वेंडर अकाउंट इनफैक्ट। ठीक है जी। तो ये हो गया, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड है और इसके बगैर वो मुझे सिस्टम आगे कभी नहीं जाने देगा। देखें मैं जाके देखता हूँ और वी कॉल्ड इट रिकंसिलिएशन अकाउंट। और रिकंसिलिएशन अकाउंट ये इट इज द सेम वन वी हैव डिस्कस अर्लियर। रिकंसिलिएशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास लोकल मटेरियल वेंडर अकाउंट आ रहा है 100 और 6,000, तो मैं 100 एंड 6,000 यहाँ पे डाल देता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ फॉर एग्जांपल, या मैं अगली विंडो पे जाने की कोशिश करता हूँ तो मुझे अगली विंडो पे जाने देता है। ये क्या चीज है जी? पेमेंट डेटा। ये क्या चीज है जी? ऑटोमेटेड पेमेंट ट्रांजेक्शंस। और ये क्या चीज है? ये मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल पेमेंट डेटा के अंदर पेमेंट टर्म्स आती हैं, यानी हमें बाज़ औक़ात वेंडर कहता है कि जी आप ऐसा करें कि अगर आपने मुझे 14 दिन में पैसे दे दिए तो मैं आपको 2% डिस्काउंट दूंगा, और अगर आपने मुझे फॉर एग्जांपल 28 डेज में डिस्काउंट दिया पेमेंट किया तो मैं आपको 1% डिस्काउंट दूंगा, और अगर आपने मुझे 1 महीने के बाद पेमेंट की तो मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। तो वी कॉल्ड इट पेमेंट टर्म्स। ये आप लोगों ने मैनेजमेंट अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। इसी तरीके से नीचे आ रहा है पेमेंट टर्म्स, पेमेंट मेथड्स। पेमेंट मेथड का मतलब ये है कि आप इसको चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं, पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट करना चाहते हैं, IBFT करना चाहते हैं, RTGS करना चाहते हैं, या इसको IFT करना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट मेथड्स आर देयर। तो आप इसमें से वो पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेंगे। आपको पता है एक पे ऑर्डर होता है और एक चेक होता है, दोनों में फर्क क्या है वो भी आपको पता है। अच्छा, अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये टॉलरेंस ग्रुप है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वेंडर्स के हवाले से हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जूनियर स्टाफ्स को डिफरेंट पावर्स देते हैं और उसके बाद सीनियर स्टाफ को हम डिफरेंट पावर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि जो मैनेजर अकाउंट्स है उसके पास ये पावर्स हैं कि वेंडर के
जो बैलेंसेस है उसमें वट एवर डिस्काउंट वो चाहे वो निगोशिएट कर ले। 50% डिस्काउंट, 1 लाख की पेमेंट करनी है, मुझे 50% डिस्काउंट चाहिए, मैं 50% की यहाँ पे डिस्काउंट को बुक कर दूं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो जूनियर स्टाफ है उसके पास ये पावर्स नहीं होनी चाहिए। रीजन ये है कि वो बैलेंसेस को डिस्टर्ब कर सकता है। तो मैं फिर यहाँ पे अपना डिफरेंट किस्म का टॉलरेंस ग्रुप क्रिएट करूंगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुझे पाकिस्तान में कोई भी वेंडर 10% से ज्यादा डिस्काउंट देता ही नहीं है। मिसाल के तौर पे वो कहता है कि जी पाकिस्तान में कोई ऐसा मेरा पास वेंडर नहीं है जो मुझे 10% से ज्यादा का जो है वो डिस्काउंट दे। तो इसलिए मैं टॉलरेंस ग्रुप में फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% डाल सकता हूँ। मैं जब टॉलरेंस ग्रुप डालूंगा तो फिर वो कंप्यूटेशन जो है ऑटोमेटिक करेगा, वो 10% से ज्यादा नहीं करेगा। अच्छा, मैं इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ। मैंने इसको सेव किया तो मेरे पास एक वेंडर का नंबर आ गया और वो नंबर है 3 का 27, यानी 3 और जो है 7 टाइम्स 0 है और 27 है। तो ये आपका नंबर आ गया। अब इसी तरीके से मैं और वेंडर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। मैं करता लोकल ही हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस आसान हो सके। मिसाल के तौर पे UOL और मेरे पास वही अकाउंट ग्रुप है ICLM, या हम इसको कह लें कि ये हमारा लोकल वेंडर है। और किसका है जी, मैंने क्या बताया था, मटेरियल का या सर्विसेज का? अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे सिलेक्ट बताएं। लोकल मटेरियल। वेरी गुड, लोकल मटेरियल। मैंने सिलेक्ट किया, मैं आगे चला गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कंपनी सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ P&G, सही है, प्रॉक्टर एंड गैमल। प्रॉक्टर एंड गैमल मैंने लिखा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन वो पाकिस्तान की है, अगेन वो हो सकता है कराची की हो, मैं यहाँ पे कराची डाल देता हूँ। ठीक है, यही मैंने एड्रेसेस डाल दिए। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ये वही विंडो आ गई है कि मेरा अकाउंट कस्टमर का है, तो मैं यहाँ से लिंक कर दूंगा, टैक्सेशन की जुरिसडिक्शन डालूंगा और उसके बाद रेफरेंस डेटा डालूंगा। यहाँ पे देखें टैक्सेशन का परसेंटेज नहीं आ रहा, यहाँ पे सिर्फ उसका नंबर आएगा और उसके रिलेटेड डिस्क्रिप्शन आएंगी। फिर आप आगे जाते हैं, फिर आप बैंक डेटा है, यहाँ पे बैंक इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद फिर आप आगे चले गए तो फिर आपके पास रिकंसिलिएशन अकाउंट आ गया। अब ये चीजें आपने डाल दी। इसके बाद जब रिकंसिलिएशन का GL सेलेक्ट किया, फिर आपने इनफैक्ट आगे गए और आगे जाने के बाद आपने इसको नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर फॉर एग्जांपल सेव कर दिया। तो आप लोगों के पास जो है 31 जो है, कई लोगों ने क्रिएट भी किया है, सिक्वेंशियल है। मैंने वेंडर का नंबर नहीं दिया था इसलिए उसने सिस्टम ने खुद पिक किया है। तो अच्छा, मैं अगर आपसे रिक्वेस्ट करूं कि हर बंदा जो है वो दो अपने GLs क्रिएट करे जरा जल्दी। एक वेंडर जो है वो आपका कस्टमर भी हो सकता है। तो मैंने इस फील्ड में कुछ भी नहीं डाला था, आप भी इस फील्ड में कुछ ना डालें। मैंने आपको आगे कहा था कि रिकंसिलिएशन GLR है, वहां डालिएगा, तो वहां डालें। लेकिन यहाँ पे हमने कोई कस्टमर क्रिएट नहीं किया, इसलिए हम कुछ भी नहीं डालेंगे। जी सर, ठीक हो गया सर। बल्कि स्क्रीन के आगे चले गए, नेक्स्ट पे कर, बैंक वाले से भी आगे चले जाते हैं। हमारी रिकंसिलिएशन अकाउंट आ गया, इसमें ऑलरेडी होगा, पुट होगा। और इसमें रिकंसिलिएशन तो वही देना है ना जो मैंने आपको बताया था कि रिकंसिलिएशन क्या होता है। और ये मैंने आपको कहा था मैंडेटरी फील्ड है, इसके बगैर सिस्टम आगे नहीं जाने देगा। नहीं जाने देगा, बिल्कुल सर। ये लोकल मटेरियल जैसे मैंने दोबारा सेलेक्ट किया था वही वाला कर देंगे ताकि वो आपस में रिकंसाइल हो जाए जनरल लेजर में भी। अब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। अच्छा सर, एक क्या नंबर डाला है रिकंसिलिएशन का आपने? मैंने डाला है 100600। ठीक है, यही है जी। अच्छा सर मैंने एक बात पूछने अहमद भाई पूछने। अच्छा सर, ये आगे नेक्स्ट स्क्रीन में पेमेंट डेटा आ गया है, ऑटोमेटिक डेटा पेमेंट ट्रांजैक्शन आ गए, इनवाइट वेरिफिकेशन आ गए। इसमें भी कुछ चीज ये भी देखें मैंने आपको ये सारी स्क्रीन्स ब्रीफ की हैं, आपने गौर से सुनी थी ना? तो जी सर, मैंने आपको कहा था कि पेमेंट मैंने नहीं डाली थी, मैंने आपको बताया था पेमेंट टर्म्स क्या होती हैं, वो भी बड़ा क्लियर हो गया। जी सर, तो बस आप इसको सेव कर दें। सर मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है कि जो हमारा बैंक की डिटेल्स हैं वो हमने ब्लैंक क्यों छोड़नी है? सर सेव हो गया। 2 घंटे लगेंगे। तो ये नंबर नोट करना अभी आपके पास इधर आ जाए। ये आपने क्वेश्चन पूछा है कि बैंक की डिटेल्स, अरसलान आप पूछ रहे हैं? जी सर मैं पूछ रहा हूँ जी। अरसलान गुजारिश ये है, मैं अगर देखें मैंने आपको पहले भी कहा था ये यूज होता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करते हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट कराना चाहते हैं।
ओके अगर आप इस पे कोई अकाउंट नंबर देना चाहते हैं दे दें, IBAN नंबर दे दें आप। ठीक है सर, ठीक है। आपको जी अगर हम अभी ब्लैंक छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है, ऐसे ही है? कोई इशू नहीं है, इसलिए इशू नहीं है, मैंने आपको कहा था जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं उसमें टिक का निशान आ जाएगा। विदाउट एंटरिंग इनटू द मैंडेटरी फील्ड सिस्टम विल नॉट अलाउ यू टू मूव ऑन द नेक्स्ट स्क्रीन। सर एक तो वेंडर मेरा काइंडली क्रिएट हो गया है, 1 2 3 4। अच्छा एक सवाल पूछूं किसी से, यस सर, सबसे पूछे। एक सवाल पूछूं। जी जी सर, जी जी। अच्छा अब अगर नाराज ना हो तो मुझे कोई बंदा ये बता दे कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक किसका चल रहा है। सर मेरा तो नहीं चल रहा। मेरा अब देखें ये बंद हो गया ना, किसका चल रहा है? सर जिनका माइक ऑन है उनका किस में से चल रहा है? अब नहीं आ रही सिमरा आवाज। आपका चल रहा है? अब नहीं आ रही आवाज। सर सिमरा आपका नहीं, चल नो सर। अच्छा देखें एक बात याद रखिएगा, लगता है सरोज के पीछे। सरोज कोई सर बात मेहंदी नहीं, पे गया हुआ है। सरोज साहब आप मेहंदी में बैठ के लेक्चर सुन सरोज आवाज आ रही है? ओके सरोज गायब हो गए? ठीक है क्या सर, है? मैंने कहा ना आपको, वो मेहंदी में बैठा है। ठीक है सरोज तुम मेहंदी में बैठे हो? बता दो यार हाँ या ना में जवाब दे दो। यस सर, अब कह तुम दिया सर, उसने कह दिया। अब तुम माइक नहीं ऑन करोगे क्योंकि तुम्हारी पीछे से वो आवाज कह आ रहे रही नो है। सर। अच्छा सही है, यस सर एंड नो सर, इसका क्या मतलब है? सर कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा मतलब सर मेहंदी में हो, माइक में हो। मेहंदी में कर। अच्छा एक बात मैं आपको बताऊं, एक बात जरा ध्यान में रखिएगा, ये पढ़ाइयाँ इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि इसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा क्लियर है। ये जितना आप इसमें इनपुट करेंगे ना ये उतना आउटपुट देती है। अगर आप किसी बंदे को ये लगता है कि मैं बगैर मेहनत किए हुए, बगैर जो है एफर्ट्स किए हुए इल्म हासिल कर लूंगा तो भैया ऐसे मुमकिन नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही है सर। अभी अभी हम लोग वो लोग नहीं हैं कि आप कहेंगे जी फरिश्ते हमारे दिमागों में बातें डालेंगे। तो यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड वेरी हार्ड और वेरी हार्ड सो दैट आफ्टर दिस जो है आप फिर इस काबिल बनते हैं कि आपने 100 में से 50% आपको मिलता है। बट बिलीव मी अगर 50% की आप उसमें इनपुट करेंगे ना तो फिर आपको कभी भी 60% नहीं मिल सकता। ऐसे ही है सर। ये वो वक्त चला गया है कि जब वो फरिश्ते हुआ करते थे बंदों के साथ, ठीक है, बंदों के साथ फरिश्ते होते थे ना, और वो फरिश्ते जो है वो हेल्प कर रहे होते थे, तो वो बंदे भी डिफरेंट थे और वो लोग भी डिफरेंट थे, और इनफैक्ट ये था कि उनके साथ कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटीज थी। वो ना हमारे ऐसे अमाल हैं ना हम वैसे बन सकते हैं। इसलिए जो है ना ये अगर आप ये सोच रहे हैं इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बस देख लें हो जाएगा, एक दिन बैठ के मैं सारा काम कर लूंगा, तो मुमकिन नहीं है। ये मैं आपको लिख लें, मेरे से साइन करवा लें। सही अगर बात। कोई शख्स इस टाइम पे ये कहता है ना कि मैं बगैर मेहनत किए हुए एक कामयाब इंसान बन जाऊंगा ना, तो वो सिर्फ जो है वो सियासी बंदा है, उसने सियासी बेस पे कहीं पे लग जाना है, लेकिन लोग उसको बुरा भला कह रहे होंगे, ठीक सही है ना। बात। मैं सुबह से लेकर शाम तक जो है, सुबह से लेकर शाम तक मैं सरकारी लोगों से मिलता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं सियासी लोगों से मिलता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं काफ़ी एम्प्लॉइज से मिलता हूँ। तो मेरी असेसमेंट ये है कि अगर आपको कभी कोई डेजिग्नेशन मिल भी जाए ना, तो फिर वो डेजिग्नेशन जो है वो सारी जिंदगी जो है आपको ये है कि रुलाएगा। उसके बाद लोग आपको कहेंगे, आपने सुना होगा कि फलां सरकारी ऑफिसर नालायक इंसान है, फलां बंदा नालायक है, वो यही होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप ना थोड़ा सा बराए मेहरबानी ये जो 2 घंटे आपको मिलते हैं ना इसको गनीमत जाने, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है। आप अपने साथ के लोग देखें, कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे पढ़ नहीं सकते, होटलों पे रोटियां मेहनत करते हैं, उनको या तो शऊर नहीं मिलता या उनको अल्लाह ताला की तरफ से जो है वालिदैन की सपोर्ट नहीं होती किसी वजह से,
गुर्बत की वजह से whatever, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल बनाया है कि आप चीज़ों को पहचान सकते हैं, कॉग्नाइजेंट हैं आप, चीज़ों को पहचान सकते हैं। तो जब आप चीज़ों को पहचान सकते हैं तो वाई यू शुड नॉट वर्क हार्ड, और ये गनीमत है आपके लिए कि आप अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, दैन इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाएंगे। तो ये ना अपने पल्ले बांध लें। ये टीचर को मतलब क्या, मतलब आप क्या कर सकते हैं, मेरा क्या नुकसान कर सकते हैं? मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता, अपना नुकसान कर रहे होंगे आप, पूरी तवज्जो नहीं दे रहे होंगे। आपको टीचर कह रहा है 3 मिनट के लिए आप अपना एसटीपी का काम कर लें, आप नहीं कर रहे, आप घूम फिर रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, वटेवर। लेकिन ये चीज़ें आपको ज़िंदगी भर पिंच करती रहेंगी। बाद में आपके पास वक्त होगा और आपके पास बेइंतहा सलाहियतें मौजूद इस्तेमाल करने की ज़रूरत होगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? टाइम का प्रेशर ऐसा होगा, वो आपको डंडे मार रहा होगा, आप घर की करेंगे या मेहनत करेंगे। तो आज आपके पास जो छोटी सी ज़िंदगी है ना, इसमें बेटा मेहनत कर लें, ठीक है ना? तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा। अच्छा लेट्स गो अहेड। वेंडर अकाउंट बना लो। सर ये लास्ट पे जो ना वेरी गुड। एंडिंग पेज आ गया, उसने कहा है कि आपका एडिटिंग जो है वो एंड हो गई है, तो आप इसको सेव करना चाहते हो कि नहीं? सेव कर दूं सर? सेव कर दें, वेरी गुड। ठीक ऊपर हो फ्लॉपी का गया निशान है वो। ये सर, सेव हो गया। ये कोई 3 समथिंग अब समथिंग करके जीरोज हैं और 4-6 कोड है, मतलब ये समथिंग समथिंग नहीं है, मैंने पहले बता दिया है। ये नंबर जो है आपने अपने पास सेव करके रख लें। जो बंदा वेंडर क्रिएट करता जा रहा है वो अपने 7 नंबर सेव कर ले। हो गया सर, ये तो याद हो गया। 4-6 सर लास्ट में। अच्छा, अब हम आ जाते हैं। जी सर सर। सर ये जो रिक्वायर्ड फील्ड थी वो तो दे दी है, इसके अलावा लेने की कोई जरूरत तो नहीं है ना अभी? बस वो रिक्वायर्ड से जो हमारे 2 वेंडर क्रिएट हो गए बस काफी है ना सर? काफी ठीक हो ठीक है सर, आगे चलें। जी सर। ठीक। अच्छा, FK02। अच्छा सर, अब मैं एक बात पूछ सकता हूँ प्लीज? जी सर। सर ये अकाउंट ग्रुप में जब आपने लोकल मटेरियल को टिक किया था, सेलेक्ट किया था, तो उसमें 1-2 आइटम्स ऊपर और भी क्लिक हुई हुई थी सर, उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज? क्लिक हुई नहीं थी? जी अच्छा सर। हाँ, ठीक है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि देखें जो आपकी सिलेक्शन है वो मेरी ये वाली आपको स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर आ रही है। बस ये सिलेक्शन आपकी यहाँ पे अपीयर होगी। उस टिक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो टिक जो है जस्ट आप अपनी रिव्यू पर्पसेस के लिए उसको टिक करते हैं। बस आप ये समझ लें कि जो आप सिलेक्ट करते हैं ना, वो सिलेक्ट का बटन दबा के ऊपर आपने ओके का बटन दबाना है और वो यहाँ पे आ जाएगा ICLM जस्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना? ठीक है ठीक हो। अच्छा, अब मैं अगर चाहता हूँ फॉर एग्जांपल अपने वेंडर को चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं FK02 करता हूँ और ये मैंने लास्ट वेंडर क्रिएट किया है। अब आपको वो पूछ रहा है कि आप एड्रेस, कंट्रोल, पेमेंट ट्रांजैक्शंस या अकाउंट इंफॉर्मेशन या पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये कॉरेस्पॉन्डेंस या विदहोल्डिंग टैक्सेस में से आप क्या चेंज करना चाहते हैं, ठीक है जी? तो आप जो चीजें चेंज करना चाहते हैं वो आपको चेंज करने की इजाजत देगा। अगर आपने एंट्रीज कर दी हैं तो फिर आप इस पेमेंट ट्रांजैक्शन में चेंजेस नहीं कर सकते, बिकॉज इसके अंदर आपका रिकंसिलिएशन का GL है। आप इसको टिक करके ओके करते हैं, सॉरी इसमें पेमेंट टर्म्स हैं फॉर एग्जांपल, आप इसको नहीं कर सकते। अच्छा, इसी तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इसमें आएगा, रिकंसिलिएशन। अगर आपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में यानी रिकंसिलिएशन का GL आपने चेंज करना है, तो फिर आप जब इस विंडो के अंदर आते हैं तो फिर ये आपको चेंज नहीं करने देगा। अगर आपने इसमें एंट्रीज कर ली हो तो इस टाइम पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। नहीं, आपको सिस्टम बताएगा कि आप गलती कर रहे हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी एंट्री कर दी है। चेंज आप कर लेंगे लेकिन फिर आपका डेटा जो है वो कुछ वहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, कुछ वहां रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इट इज वाइज कि अगर आपने रिकंसिलिएशन का GL चेंज करना है तो फिर रिकंसिलिएशन के GL को आपको बिफोर मेकिंग एन एंट्री इनटू द सिस्टम आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये चेंज का ये सारी वो टैब्स हैं जो आपने FK01 के वक्त की थी। फॉर एग्जांपल ये देखें FK01 है, FK01 में मैंने ये टैब्स, जो टैब्स मेरे सामने ऊपर आ रही हैं इसमें देखें आगे। फॉर एग्जांपल मैं कंटिन्यू करता हूँ, सिर्फ आपको दिखाने के पर्सपेक्टिव से कर रहा हूँ। देखें, अब मैं अगली इस पे जाता हूँ टैब पे, तो ये कंट्रोल आ गया है, राइट? यहाँ देखें आप, कंट्रोल है। जब मैं इस कंट्रोल से आगे जाता हूँ तो उसने कहा है पेमेंट ट्रांजैक्शन, ये देखें ये पेमेंट ट्रांजैक्शन आ गया है। अगर किसी का बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन किसी ने दी है और वो गलत आ रही है, आपको लगा कि यार मुझे किसी ने गलत बताया था या कोई एरर हो गया है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो आप इस टैब में जाके
यहाँ से पेमेंट ट्रांजेक्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ पे आपने बैंक की एंट्रियां की थी। तो FK02 जो है वो इनफैक्ट वही सेम वेंडर जो आपने क्रिएट किया हुआ है ऑलरेडी, उस वेंडर को चेंज करना है आपने। जो चीज चेंज करनी है वो आप यहाँ से FK02 से चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगेन मैं कहता हूँ मुझे एड्रेस नहीं लिखा था, मैंने जब मैंने वेंडर क्रिएट किया था मैंने एड्रेस नहीं लिखा था, तो एड्रेस पे क्लिक करके मैं जैसे एंटर का बटन दबाता हूँ तो मैं यहाँ चला जाता हूँ और मुझे यहाँ पे जो है एड्रेस लिखने का वो फुल मौका देगा और मैं एड्रेस लिख सकता हूँ। ठीक है जी। तो एड्रेस हाउस नंबर फॉर एग्जांपल 180H मॉडल टाउन। ठीक है सर ये जो स्ट्रीट एड्रेस लिखा हुआ है इसके ऊपर कंपनी का एड्रेस भी आ सकता है? ये कंपनी की बात हो रही है ना? ठीक है। ये कंपनी की बात हो रही है ना, हम कंपनी का एक्चुअली वेंडर का कंपनी का हम क्या कर रहे हैं, मास्टर डेटा क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है ना। उसमें लाजिमी बात है मैंने अपने कह रही थी रिलेटिव का नहीं डालना है एड्रेस, हमने कंपनी का ही डालना है। अच्छा अब मैंने डाल दिया, मैं अब ये कहता हूँ कि जी मैं इसको सेव करा दूं ताकि फ्यूचर में मुझे यही एड्रेस जो है रिफ्लेक्ट हो, तो मैं यहाँ सेव का बटन दबा दूंगा। अच्छा अगर आप चाहते हैं कि यार आपको किसी बंदे ने कहा है कि यार जाओ और जाके देखो और मुझे बताओ कि जो वेंडर हमने ऑलरेडी क्रिएट किया है PNG, उसका PNG का एड्रेस क्या है, तो मैं एड्रेस को चेंज नहीं कर रहा ना, मैं क्रिएट कर रहा हूं, तो मैं टी कोड यूज करूंगा FK03, वहां से मैं इसको डिस्प्ले करूंगा। तो FK03 से मैं जाके डिस्प्ले करूंगा, तो FK03 मैंने अप्लाई किया और मैंने एड्रेस का बटन प्रेस कर दिया, यहाँ पे एड्रेस को मैंने टिक मार्क कर दिया। टिक मार्क करने के बाद जैसे एंटर करूंगा तो मेरे सामने आ गया 180H मॉडल टाउन। ठीक है जी, राइट? यस सर, यस सर। FK02 था ना सर, उसके लिए चेंज के लिए बिल्कुल, जैसे FB02 था डॉक्यूमेंट चेंज करने के लिए, इसी तरह से FK02 है चेंज करने के लिए वेंडर। ठीक हो गया। अच्छा अब वही वो असाइनमेंट पे देख लेना, उस पे भी कोड्स लिखे हुए हैं नीचे अगर भूल जाए तो। अच्छा असाइनमेंट जो ग्रुप में गूगल क्लासरूम में अपलोड हुई हुई है ना, असाइनमेंट जो हमने करनी है उसके नीचे भी कोड्स लिखे हुए हैं सारे। जी बिल्कुल सही है। अच्छा मेरी गुजारिश ये है कि आप अपने वेंडर को इनफैक्ट क्या हुआ, क्रिएट कर लिया, चेंज कर लिया और डिस्प्ले कर लिया। ठीक है जी, वेंडर अब आपको मास्टर डेटा क्रिएट करने आ गया। अब हम चलते हैं जनाब वेंडर की ट्रांजेक्शंस। अब हम इसमें डेबिट और क्रेडिट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, क्या करना चाह रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरा एक वेंडर है जिसका नाम है यूनिलीवर से ना मैंने सामान खरीदा है, और मैंने यूनिलीवर से सामान खरीदा है, फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो टी बैग्स खरीदे हैं। अच्छा अगर मैंने टी बैग्स खरीदे हैं तो मैंने उसके जो पैसे हैं वो देने हैं, फॉर एग्जांपल 5000, तो 5000 रुपीज मैंने अपने पास एंटर करने हैं। ठीक है जी, तो मैंने 5000 रुपीज की एंट्री करनी है, तो मैं करूंगा टी बैग्स को मैं कहता हूँ एंटरटेनमेंट, और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट और वेंडर क्रेडिट। मुझे कौन बंदा ये बताएगा कि एक्सपेंस जो है वो क्या जनरल लेजर है या सब लेजर है? सब लेजर है सर। और कोई? सर जनरल लेजर होगा जी। कोई सब लेजर कौन कौन कह रहा है, हाथ खड़ा करें, मुझे नजर तो नहीं आ रहा, आप वैसे खड़ा कर रहे हैं। अच्छा एक्सपेंस जो है वो सब लेजर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने एक तो आपको सब लेजर्स के दो मॉड्यूल आज तक बताए। मैंने आपको एक वेंडर बताया और एक आपको कस्टमर बताया, जी रिसीवेबल्स बताया। इसका मतलब है कि अगर मैं कॉमन सेंस की बात करूं तो कॉमन सेंस का जवाब भी यही है कि वो जनरल लेजर जो है वो जनरल लेजर बनेगा एक्सपेंस। अच्छा अगर एक्सपेंस जनरल लेजर बनेगा तो एक्सपेंस की नेचर जो है वो किसी सब लेजर्स के जरिए नहीं आ रही। एक्सपेंस को कोई भी रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए होता, एक्सपेंस को कोई रिकंसिलिएशन नहीं चाहिए होता, और एक्सपेंस जो है डायरेक्टली से एंट्री करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चल के देखता हूँ FS00 में अपना एक नंबर नोट करता हूँ, मैं देखता हूँ जी मैंने क्या खर्चा किया है, खर्चा किया है मैंने एंटरटेनमेंट,
मैंने एंटरटेनमेंट एक्सपेंस किया है, मैंने टी बैग्स लिए हैं और टी बैग्स लिए हैं 5,000 रुपए के, तो मेरी एंट्री होगी टी बैग्स यानी एक्सपेंस डेबिट, और एक्सपेंस कौन सा है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट 5,000 रुपए से, और क्रेडिट मैंने किया है यूनिलीवर। तो मैं क्या करूंगा, 5,003,002 को डेबिट करूंगा और क्रेडिट किसे करूंगा, यूनिलीवर को। सही है, ये बात बड़ी क्लियर हो गई। अच्छा, अब मैंने अगर एंट्री करनी है तो एंट्री करने के लिए मेरे पास जो टी कोड है बेटा, ठीक है ना, अब आपके पास जो टी कोड है वो टी कोड क्या है, टी कोड आपको याद है, जनरल लेजर एंट्री के लिए हमारे पास टी कोड क्या थी, बताएं जरा। FB50। FB50। अच्छा, वेंडर के केस में हमारे पास एंड जो टी कोड है वो होगी FB60। ठीक है, FB60। अच्छा, FB60 जैसे ही आपने एंट्री की है तो आपके पास एक सामने स्क्रीन खुल गई है। आप अगर गौर करें तो आपको दो इसमें सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। एक ये जो सेगमेंट आपको नजर आ रहा है, जो ऊपर वाला सेगमेंट नजर आ रहा है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस सेगमेंट को हम कहते हैं डॉक्यूमेंट हेडर, याद है? यस सर, यस याद है। बिल्कुल सर, याद है। ये डॉक्यूमेंट हेडर है। अच्छा, अब आप दूसरा देखें तो एक आपको डॉक्यूमेंट हेडर है और दूसरा आपको यहाँ पे ये लाइन आइटम नजर आ गया। सही है, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन आप नोट करें तो यहाँ पे आपको अमाउंट नजर आ रहा है, ये वाला। सही है, अमाउंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्क्रीन के अंदर बाय डिफॉल्ट क्रेडिट जो है वो सिस्टम खुद ब खुद पिक करेगा, और ये लाइन आइटम एक यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और रेस्ट जो है यहाँ पे सारे डेबिट आ रहे हैं। आप देख रहे हैं, ये सारे डेबिट आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे डेबिट होगा, और वेंडर तो एक टाइम क्रेडिट होता है ना। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा कि यूनिलीवर से मैंने 5,000 रुपए की फॉर एग्जांपल टी बैग्स लिए हैं, मैंने उससे सर्फ एक्सेल लिया है 10,000 रुपए का, मैंने उससे फॉर एग्जांपल जो है और मैंने एरियल ले लिया है फॉर एग्जांपल, तो मैं उसकी एंट्रीज एक्सपेंसेस की तो अलग अलग करूंगा, लेकिन वेंडर एक ही दफा क्रेडिट करूंगा। सही है ना? तो इसी वजह से मेरे पास वेंडर में फॉर एग्जांपल मैं 5,000 डाल देता हूँ, मैं इनवाइस डेट डाल देता हूँ, मुझे उसने इनवाइस की है 29 की। सर एक चीज पूछनी है सर, प्लीज पूछें सर प्लीज। सर जैसे आपने बोला, जैसे हमने 5,000 के टी बैग्स ले लिए और प्लस जो है वो 10,000 का हमने जो है वो सर्फ ले लिया, ठीक है। तो सर जो हम अमाउंट में, अगर हम जैसे वेंडर को हमने क्रेडिट करना है तो हम अमाउंट में एक्यूमुलेटिव अमाउंट लिखेंगे, लेकिन 5,000 प्लस 10,000, और नीचे जो है डेबिट जो है हम बारी बारी हर सेगमेंट को करेंगे, ऐसे ही है सर? बारी बारी उस वक्त करेंगे अगर हमारे पास नेचर ऑफ एक्सपेंसेस चेंज होंगे। ठीक है, ठीक है सर, सही है ना? आ गई समझ, आ गई। अगर एक एंटरटेनमेंट है, एक आपकी लॉन्ड्री है, एक आपकी फ्यूल है, तो आप फिर यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सपेंसेस की बेसिस के ऊपर एंट्रीज अलग अलग करेंगे, क्योंकि वेंडर के साथ मेरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन एक ही है। क्या है वो मेरा वेंडर है, इसलिए मैंने एक अमाउंट ली है। लेकिन अगर मेरी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वेंडर के हिसाब से अगर मैं देखूं तो अगर मेरी 3 नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है तो मैं 3 एंट्री डेबिट करूंगा, लेकिन वेंडर तो मेरा एक ही है। इसीलिए मैंने 5,000 रुपए से फॉर एग्जाम्पल या 15,000 या 20,000 वट मैंने उसको क्रेडिट किया। ठीक है जी। ठीक है। वेंडर आ गया, वेंडर आप सिलेक्ट करेंगे। वेंडर में आप फॉर एग्जाम्पल नेम डालते हैं। आपने यहाँ पे आप देखें तो मैंने आपको कहा था उस दिन, मैंने बताया था आपको कि GL डिस्क्रिप्शन से आप इसको सर्च करते हैं। यहाँ पे आप वेंडर जनरल के नाम से इसको सर्च करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मुझे याद नहीं है कि मैं कंपनी कोड के हवाले से भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी कोड UL नाम याद है और आप यहाँ पे जो है नेम डालते हैं यूनिलीवर। मुझे अब याद नहीं है यूनिलीवर का नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिलीवर यहाँ डालता हूँ, अगर जितने भी यूनिलीवर के नाम के वेंडर्स होंगे वो यहाँ पे सामने आ जाएंगे। तो मैंने चूंकि यूनिलीवर पाकिस्तान क्रिएट किया था और उसका नंबर था 27, बाद में किसी और बंदे ने भी किया है, तो मेरा 27 है। लाजमी बात है, आप समझ सकते हैं कि इसको रिपीट नहीं होना चाहिए, यानी यूनिलीवर का एक वेंडर होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने यूनिलीवर एक दफा क्रिएट कर दिया, दैट्स ऑल। मुझे फिर आगे नए वेंडर का नंबर क्रिएट करना पड़ेगा, उसको बार बार एक दफा नहीं क्रिएट करूंगा, क्योंकि डुप्लीकेशन ऑफ वेंडर से गलती ये होगी कि एक से ज्यादा GL बन जाएंगे तो आपके हिसाब किताब में आपको दुश्वारी होगी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। तो हम समझते हैं कि जी हमने अमाउंट को क्रेडिट एक दफा कर दिया, अब मेरा डेबिट का मसला आ गया है। मुझे GL का नाम याद नहीं है तो मैं क्या करूंगा, ऑफ कोर्स यहाँ से
मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ या F4 करता हूँ और मैं यहाँ GL का नाम लिखता हूँ। मुझे आपको याद है मैं थोड़ी देर पहले कहा था कि इंटरटेनमेंट जो है उसकी मैंने स्पेलिंग अगर ठीक लिखी है और यही आ रही है GL में, तो वो GL को सिलेक्ट कर लेगा। इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट हो गया और उसका अमाउंट है 5,000 रुपया। ठीक है, आपको याद है जब मैं बैंक की एंट्री कर रहा था तो वैल्यू डेट दे रहा था, याद है ना? वैल्यू डेट के ऊपर हमने काफी डिस्कशन किया था। यस सर। जी Yes, बिल्कुल sir. तो सर। अच्छा, अब मैं इसको एंटर करता हूँ। अगर तो ये मुझे देखें, ये रेफरेंस कह रहा है कि रेफरेंस दे दो, तो मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल CEO के लिए हमने मंगवाया है, मैं एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद अगर तो ये ग्रीन कर देगा तो इसका मतलब ये है कि इसने कहा है कि बैलेंस जीरो हो चुका हुआ है, बैलेंस जीरो हो गया है। यानी बैलेंस जीरो का मतलब है डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल हो गए। आप अगर गौर करें, मैं यहाँ से अगर ये हटा देता हूँ और यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ, तो ये मुझे मैं अभी हेडर टैक्स डालता हूँ, फॉर एग्जांपल हेडर टैक्स ही डालता हूँ, अकाउंट्स ने लिया है, एंटर करूंगा तो सिस्टम अगेन एरर दे रहा है, 5,000 रुपए से कह रहा है फर्क आ रहा है, 5,000 रुपए से आपने गलती कर दी है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी मेकिंग इट जीरो। डेबिट और क्रेडिट जीरो अगर बराबर हो जाए तो फिर ये एंट्री क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बेस लाइन डेट फॉर एग्जाम्पल अगर आप देते हैं तो बेस लाइन डेट क्या होती है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। बहरहाल आप यहाँ तक अभी इतना समय कि मैंने ये डेट दे दी है। देने के बाद मैं एंटर करने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे जीरो आ गया और मैं इसको सेव कराने की कोशिश करता हूँ तो मेरे पास एक बैलेंस फिगर आ जाएगी और ये मेरा एक डॉक्यूमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट को व्यू करने के लिए कौन सी टी कोड थी? सर FK03 नहीं सर, वेंडर्स के लिए सर वो FB03 थी सर। FB03 क्या वो बैंक का नहीं होगा? सर FK03 होगी वेंडर डिस्प्ले के लिए। मैंने ये पूछा है जी कि ये जो डॉक्यूमेंट मैंने पोस्ट कर दिया है इसका नंबर है 20,001। इसको अगर डॉक्यूमेंट को देखना चाहूंगा तो मैं कौन सी टी कोड यूज करूंगा? FB03 सर। और कोई? FB03 सर, वो डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के लिए करना है, वहाँ पे तो कोड ही डालना है हमने, तो FB03। बट अब सर वो मास्टर के लिए, मास्टर रिकॉर्ड्स के लिए होगा, ये तुम्हारा वेंडर उसका है तो उसके अंदर वो नहीं आएगा कि FK03। मेरे बेटे यार तुम ये देखो कि FB03 पहले अप्लाई करके तो देखो ये क्या आता है। ये देखो ये आ गया डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। अब डिस्प्ले डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट का नंबर दे दिया 20,001, ये वही है और मेरा फिस्कल ईयर है 2021। मैं इसी डॉक्यूमेंट को जो मैंने पोस्ट किया है इसको मैं देख सकता हूँ। ये देखें आपके सामने आ गया कि यूनिलीवर क्रेडिट हो रहा है 31 से और पोस्टिंग की 40 से इंटरटेनमेंट एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? यस सर क्लियर हो गया। Yes, sir. अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं अगर ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जो है ना यूनिलीवर के कितने पैसे देने हैं, कहाँ जाके देखूं? अच्छा, एक अगला चलें, इस सवाल से पहले एक और सवाल है। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मुझे पैसे पे करने, मैंने कितने इंटरटेनमेंट का खर्चा किया है, इंटरटेनमेंट का खर्चा मैंने कितना किया है, तो मैं कहाँ जाके किस टी कोड में जाके देखूं? FBL3N में भी दे सकते हैं आप, लाइन आइटम FBL3N। FBL3N में मैं क्या देखूंगा? लाइन आइटम देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन से आपके सारे एक्सपेंस आ जाएंगे। आपको सिर्फ अपना GL का वो डॉक्यूमेंट नंबर लगाना पड़ेगा वहाँ पे। FBL3N सर, FBL3N में मुझे GL का नंबर डालना पड़ेगा और GL का नंबर है 400 और 3002, ठीक है, 400 और यही है सर ये कैसे सर्च किया आपने 400? अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट ठीक हो गया सर। भी सब मेरे साथ हैं या कोई बंदा आगे पीछे हो गया हुआ है? ये सर साथ ही हैं। नहीं सर, इधर ही है सर। ओके, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एंटरटेनमेंट भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही है ना? मेरा एंटरटेनमेंट का GL आ जाएगा। ये देखें मैंने यहाँ से भी सर्च कर लिया, यहाँ पे डाल दिया और मैं यहाँ क्या करूंगा, ऑल आइटम डिस्प्ले करूंगा, ऑल आइटम्स लिख दूंगा, ठीक है। ऑल आइटम्स के बाद अगर मैं डेट की रेंज नहीं देता तो वो आज तक की एंट्रीज निकाल देगा। मैंने डेट की रेंज दे दी, नो लाइन आइटम पॉसिबल फॉर अकाउंट। अच्छा,
तो आप लोगों ने, किसी बंदे ने ये जीएल क्रिएट किया है और इस जीएल की उसने फीचर रख दी है, लाइन आइटम डिस्प्ले नहीं रखा उसने, सही है ना, इसलिए वो नहीं दे रहा। यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखें लाइन आइटम डिस्प्ले आपने टिक नहीं किया हुआ, इसलिए आपको वो लाइन आइटम डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। समझ रहे हैं ना बात को आप? जी सर जी। यस हाँ, तो मैं अब क्या करता हूँ, वैसे एक दफा दोबारा एंट्री करता हूँ। मैं एंट्री इस जीएल का एक नया जीएल क्रिएट करता हूँ। ओके, मेरे पास देखता हूँ मैं एम्प्टी 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 जीएल कौन से है मेरे पास। यहाँ पे 31 32 जो है मेरे पास फ्री है। इसका मैं नाम रख देता हूँ सीईओ एंटरटेनमेंट, ठीक है जी, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस है, मैं इसका नाम रख लेता हूँ सीईओ एंटरटेनमेंट। ओके, ये पीएनएल का है, ये ठीक है। कंट्रोल डेटा, मैंने इसको लाइन आइटम डिस्प्ले रखना है, ये रिकंसिलिएशन नहीं है। ये मैं इधर जाके फील्ड स्टेटस देता हूँ, ये कॉस्ट अकाउंट है, यस एक्सपेंस अकाउंट है, और मैं इसको सेव करा देता हूँ। मैं दोबारा एक एंट्री जाके पोस्ट करता हूँ, एक एंट्री दोबारा जाके पोस्ट करता हूँ, और उस एंट्री को मैं करता हूँ FB60 से दोबारा एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। एफ पे इसका मैंने वेंडर का नाम नंबर दे दिया, इनवॉइस डेट दे दी, और इनवॉइस डेट देने के बाद मैंने इनफैक्ट अमाउंट डाला, फॉर एग्जांपल 6000, और मैंने यहाँ पे रेफरेंस डाल दिया, ये सीईओ के लिए परचेज किया गया है, और मैंने यहाँ पे जीएल का अकाउंट नंबर डाला है, और जीएल का ऑफ कोर्स मैं ये वो वाला नहीं है बल्कि नया जो मैंने क्रिएट किया वो करूँगा, और विच इज़ ये मैंने क्रिएट किया। उसके बाद हेडर टैक्स है, मैं वही अकाउंट्स लिख लेता हूँ, अकाउंट से मंगवाया था, और मैं उसके बाद बेसलाइन डेट वही सिलेक्ट करता हूँ जो मैंने ऑलरेडी की है। तो मुझे यहाँ पे अमाउंट को डालना है, फॉर एग्जांपल अमाउंट मैंने डाला 60,000, और सीईओ एंटरटेनमेंट 60,000 से बैलेंस हो गई, और ये पोस्ट हो गई। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, इसका नंबर था 20,002, इसको देखने के लिए मुझे क्या करना है, FB03 में देखना है। अच्छा, लेकिन मैं अगर इस डॉक्यूमेंट को देखता हूँ, इस डॉक्यूमेंट में जाके FB03 करता हूँ और ये वाला डॉक्यूमेंट अप्लाई करता हूँ, तो मुझे ये डॉक्यूमेंट पूरा नजर आता है, राइट? ये डॉक्यूमेंट मुझे नजर आ गया, शो ऑफ हो गया। अच्छा, अब मैंने ये कहा कि जी अगर मुझे सीईओ एंटरटेनमेंट का जीएल देखना है तो मुझे कौन सी टी कोड यूज करनी है भाई? FBL L3N FBL3N। तो मैंने ये जीएल डाला, ऑल आइटम सेलेक्ट किया, ऑल आइटम सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो इसको बैलेंस दिखा देना चाहिए, और ये बैलेंस अगर दिखा देता है तो ये वही बैलेंस होगा जो हमने अभी 60,000 का पोस्ट किया है, ठीक है जी। 60,000 रुपीज आपके पास यहाँ आ चुके हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं कि इसके अंदर एक और भी एंट्री आ रही है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। क्रेडिट आ रहा है यूनिलीवर पाकिस्तान। अगर यूनिलीवर पाकिस्तान देखना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? सर सेम वही, आप जीएल यहाँ से पकड़े, जीएल को करके एफबीएल। एक मिनट, नहीं ये तो वेंडर है, ये वेंडर कैसे देखेंगे सर? वेंडर क्या है? सब लेजर है। यस सर। यस सर। तो फिर इसका मतलब है कि ये लेजर नहीं है, सही है? नहीं सर, लेजर नहीं। तो लेजर की टी कोड क्या थी? FBL3N थी सर, और इसकी FB60 नहीं, FB60 बताइए। इधर 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 नीचे देखें, इसकी टी कोड क्या है? FBL3N। अच्छा, अब सब लेजर की जो टी कोड है वो है FBL1N। तो 3N है, ये 1N है। क्लियर है? ये डॉक्यूमेंट डिस्प्ले के लाइन आइटम डिस्प्ले, लाइन आइटम डिस्प्ले। अभी हम क्या बातें कर रहे हैं सर? वेंडर की लाइन आइटम डिस्प्ले। हम वेंडर डिस्प्ले करने जा रहे हैं, लाइन आइटम तो डिस्प्ले हो रहा है भाई। सर वो जो वेंडर का लाइन वेंडर सब लेजर डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने सीईओ एंटरटेनमेंट का जीएल देखा था, अब हम लेजर देखने जा रहे हैं वेंडर का। उसमें एक से ज्यादा लाइन आइटम हो सकते हैं। अगर आपने 40 एंट्रीज की हैं तो 40 लाइन आइटम हो सकते हैं। मैं तो अभी ये नहीं डिस्कस कर रहा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपने यूनिलीवर देखना हो तो कौन सी टी कोड यूज करेंगे, बोले? FBL1N।
अच्छा, अब मैं यहाँ से जो है ना वेंडर का अकाउंट ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई कंट्रोल सी, या मुझे अगर नंबर याद है तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देता हूँ और ऑल आइटम्स करूँगा। ऑल आइटम्स के अंदर पार्क्ड आइटम्स भी करूँगा। ये क्लिक क्लिक करने के बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा। अच्छा, नहीं हो रहा। ओके, सो दिस इज एन ओपन आइटम, ऑल आइटम, just hold down. Okay. FBL1N, right? वेंडर लाइन आइटम आ गया। क्या आ गया जी? ऊपर देखें क्या लिखा हुआ है। वेंडर लाइन आइटम। जी जी सर, ठीक हो गया। वेंडर लाइन आइटम। वेंडर लाइन आइटम, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखें आ गई है 60,000 की एंट्री आ गई है ना। आपको याद है थोड़ी देर पहले हमने 5,000 की भी एंट्री डाली थी, लेकिन वो सीईओ एंटरटेनमेंट के अंदर हमने ओनली 1 एंट्री डाली थी। और में 2 थी जी, यूनिलीवर में 2 आइटम्स थी। किसमें 2 थी? यूनिलीवर अकाउंट में 2 एंट्रीज हुई थी, तो 2 आ रही हैं। ठीक है जी, 2 थी इसलिए 2 आ रही हैं। ये देखिए, एक हमने इस डॉक्यूमेंट के जरिए डाला था। इस डॉक्यूमेंट को डिस्प्ले करना हो तो आप ग्लासेस पहन लें और उसके बाद कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट कर लें, तो आपको ये 60,000 की एंट्री नजर आ गई। और स्केप करके आप वापस चले जाएं। अगर आप 5,000 की एंट्री देखना चाहते हैं तो फिर 5,000 पे क्लिक करके आप ग्लासेस पहन के कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट करें, आपको 5,000 की एंट्री नजर आ जाएगी। क्लियर है? यस सर, यस सर। तो इसका मतलब है कि वेंडर को देखने के लिए हमें टी कोड यूज करनी है FBL1N, और GL को देखने के लिए एंट्री कौन सी करनी है? FBL3N। और वेंडर की ट्रांजैक्शन करने के लिए कौन सी एंट्री की कोड है? FB60। 60, वेरी गुड। और वेंडर क्रिएट करने के लिए कौन सी टी कोड है? FK01। वेरी गुड, वेरी नाइस। ठीक है जी, ये Yes, अब आपको क्लियर हो गया कि आपने किस तरह से अपने लेजर्स को देखना है। अब अगर आप गौर करें तो ये लेजर, तो आप इस पे डबल क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये आपको उस लेजर की तरफ क्या लेके जाता है? उस सिर्फ एंट्री की तरफ लेके जाएगा, तो लेजर की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो चूंकि ऑलरेडी एक लेजर के अंदर हूं, वेंडर लाइन आइटम के अंदर हूं, अगर मैंने इसके अंदर एंट्री देखनी है तो मैं इस एंट्री को देखूंगा यहाँ पे, किसी भी एंट्री पे क्लिक करके और ग्लासेस पहन के कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट करूंगा और मुझे कॉल ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद ये नजर आ जाएगी। लेकिन अगर मैं, क्योंकि मेरा GL जो मैं इस वक्त देख रहा हूँ वो है कौन सा है भाई? 27 यूनिलीवर देख रहा हूँ ना। लेकिन अगर मुझे सीईओ एंटरटेनमेंट देखना है तो मुझे क्या टी कोड यूज करनी पड़ेगी? सॉरी सर, दोबारा बोले। भाई मैं ये कह रहा हूँ कि यूनिलीवर अगर आपने देखना है तो आप टी कोड यूज कर रहे हैं FBL1N और वहीं पे ही हम वेंडर देख रहे हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि सीईओ एंटरटेनमेंट का GL देखेंगे तो हम कौन सी टी कोड यूज करेंगे? FBL3N। लेजर की बात हो रही है, यस सर, डॉक्यूमेंट की बात नहीं हो रही। ठीक है सर? लेकिन आप देखें, अब एक मिनट भाई, लेकिन अब देखें मैंने ऊपर ना एक बटन था वो प्रेस किया, जनरल लेजर व्यू। अब यूनिलीवर की जो एंट्री है वो कहाँ जाएगी? उसके रिकंसिलिएशन GL में जाएगी। यस सर। तो रिकंसिलिएशन का GL कहाँ से नजर आएगा? जनरल लेजर व्यू करेंगे, और जनरल लेजर व्यू करने के बाद फौरी तौर पे आपको ये नजर आ गया कि इसके अंदर ये एंट्री गई है। ओके। अब आप ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि मेरे इस रिकंसिलिएशन GL के अंदर कितनी एंट्रीज हैं। अब रिकंसिलिएशन GL को देखने के लिए कौन सी टी कोड यूज करनी है? बोलें।
हाँ? FBL 3N 3N लेजर को देखने के लिए 3N, सब लेजर को देखने के लिए 1N। रट्टा मार लें, गोल के पी सर लें। हमारा कोड्स है ना वो थोड़े से एक जैसे है ना, तो वो हो रहे हैं। बेटा तो थोड़ा सा ना बादाम शदाम खाओ। नहीं सर हो जाएंगे यार, नो प्रॉब्लम। ये आज रात को या कल सुबह ये प्रैक्टिस लिखो, हो ये सारे हो लिखो जाएंगे। अपने पास नोटबुक। पहले लेक्चर में आपको बोला था ले नोटबुक नोट करें, नोटबुक लिखे अपने पास। ओके वेरी गुड, मुझे पता है आपको कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप कर लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि रिकंसिलिएशन के जीएल को देखने के लिए मैंने टी कोड यूज किया है FBL 3N, 3N। और FBL 3N करने के बाद मैंने रिकंसिलिएशन का नंबर भी डाल दिया है, और मैंने जैसे ही इसको एग्जीक्यूट किया है, एग्जीक्यूट करने के बाद मेरे पास लोकल मटेरियल वेंडर के ये जीएल की इंफॉर्मेशन आ चुकी है। आपने नोट किया कि जो जो मेरा था यूनिलीवर के अंदर 2 एंट्रियां हुई हैं, वो दोनों यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ठीक है ना। 2 एंट्रियां हुई हैं, दोनों यहाँ रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन अगर एज्यूम करें कि मैंने एक और वेंडर क्रिएट किया होता, एक और वेंडर क्रिएट किया था, कौन सा किया था? PNG किया था। PNG का जी सर। चले अब मैं PNG में एंट्री करता हूँ, राइट। आप देखते हैं क्या होता है। अब मैं PNG में एंट्री करता हूँ, PNG, राइट। PNG में अगर हम एंट्री करते हैं तो PNG मैंने किया था, PNG आ गया। अब PNG का ये था, अब मैं सपोज वही रिपीट करता हूँ एंटरटेनमेंट, सपोज सर मैं एक 7000 डालता हूँ। रिक्वेस्ट है सर, ये 2 में रियलाइज एक मिनट रिक्वेस्ट बाद में कर लीजिएगा, 1 मिनट रुक जाए। 7000 आपने एंट्री की, फिर आपने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने कहा PNG से आपने जो है ना वो CFO कर दें सर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CFO के लिए आपने कर दिया। अच्छा उसके बाद हेड टैक्स है, अकाउंट्स वालों ने था, फॉर एग्जाम्पल हमने इसको एंटर किया। एंटर करने के बाद आप देखते हैं सर आपकी स्क्रीन स्टार्ट हो गई आई गेस मेरे पास। यस इमरा आपके पास भी हो गई है? हाँ जी मेरे पास भी हो गई। नहीं सर की आवाज भी रुक गई। जी सर की स्क्रीन नहीं आ रही, स्टिल हो गई है। बस मैं देखना चाह रहा था, पता मुझे लगा शायद मेरा होगा सर। मैंने मैसेज किया है, देखें जवाब आता है कि नहीं। निशान सर है आज? तो मुझे लगता है इंटरनेट इशू आ गया। आ गए सर आ गए। सॉरी वो जरा सिस्टम बंद हो गया था। अच्छा मैं अर्ज कर रहा था कि दोबारा हम करते हैं, PNG के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, और वहां पे हमें रिकंसिलिएशन का जो जीएल था वहां पे सर की स्क्रीन नहीं आ रही कहीं।
सर फिर स्टॉप हो गया, फिर फ्रीज हो गया। हेलो जी सर। जी सर, आपकी चले हेल्ड हो गई। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। चलें स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मैं अभी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ सर। सर अब आ रही है स्क्रीन? सर आपको नजर आ रही है? नजर आ नो रही है, सर। वेरी गुड। नो सर। नहीं आ रही सर, है, आ रही नहीं है, आ आ रही रही है। सर, नो सर। नहीं आ रही सर। नो नो सर नहीं आ रही। अब आ रही अब है। आ रही अब है। स्टार्ट हुई है, अब स्टार्ट हुई है। अच्छा चलें, तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम P&G में फॉर एग्जांपल एंट्री करते हैं तो FB60 के जरिए कर रहे हैं, राइट? हमने क्या टी कोड यूज किया? FB60। FB60 के जरिए हमने P&G सेलेक्ट किया, वेंडर आ गया, डेट आ गई, और उसके बाद अमाउंट आ गया, हमने साजा लिया था, लेजर आ गया, एंटरटेनमेंट आ गया फॉर एग्जांपल 7,000, और फिर हमने रेफरेंस डाल दिया, और फिर हमने जो है फॉर एग्जांपल हेडर टैक्स डाला, और उसके बाद हमने बेस लाइन डेट डाल दी। आवाज़ आ रही है ना आपको? जी सर आ जी रही जी है। सर आवाज चलें, आ रही है सर। आपने बेसलाइन अब मैंने इसको सेव किया है, तो ये अगेन एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया है 20,003। अब 20,003 की वजह से एक रिकंसिलिएशन के अंदर एक एंट्री चली गई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा FBL3N करता हूँ, वहां से अपना जाके रिकंसिलिएशन का GL देखता हूँ, तो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि एंट्री और रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, सही है? क्योंकि मेरे पास अब इस तक 3 एंट्री आनी चाहिए, ये 3 एंट्रीज आ गई। क्लियर हो गया भाई? तो आप देख रहे हैं कि मैं वेंडर मेरे 2 डिफरेंट हैं। अगर मैं इसको देखें, इसको थोड़ा ड्रिक डाउन करता हूं, तो ये ड्रिक डाउन करने के बाद मैं 2003 पे क्लिक करता हूं, तो मुझे यहाँ पे P&G नजर आएगा, ठीक है ना? ये देखें P&G नजर आ रहा है, जी सर। लेकिन ऊपर वाली जो 2 एंट्रीज हैं उसमें मुझे P&G नजर नहीं आएगा। उसमें मुझे देखें यूनिलीवर नजर आया, और मैं फिर ऊपर वाली एंट्री देखता हूँ तो फिर मुझे दोबारा यूनिलीवर ही नजर आएगा। लेकिन आपने देखा कि रिकंसिलिएशन एक है, जबकि सब लेजर जो हैं वो बहुत सारे हैं, ठीक है सर? यस यस सर, यस सर। यस सर। अच्छा, अब मैं बिफोर गोइंग टू समवेयर एल्स, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि कोई और क्वेश्चन आप लोगों का हो तो। सर आपने वो बेसलाइन बताना था कि बेसलाइन आइटम क्या होता है, बेसलाइन डेट जो होती है, सॉरी। अभी बताता हूँ मैं आपको। जी सर। सर वो करना था कि जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे थे तो मैंने कहा था कि वो आप डिफरेंट हेड के साथ एक एंट्री कर दे, लाइक क्रेडिट तो हमारा एक ही होगा, डेबिट 2-3 हेड से करके तो वो करके दिखा दें, और वो सर उसको मेरे चेक कर कैसे कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट से रुकिएगा। जी सर, काइंडली मेरा भी क्वेरी थी। जी सर, काइंडली फरमाएं। सर मैं बोल सकता हूँ? जी जी प्लीज बोलें। सर वो मेरी ये क्वेरी थी कि पहले हमने यूनिलीवर पाकिस्तान क्रिएट किया, फिर दूसरा वेंडर हमने PNG क्रिएट किया। सर ये 2 वेंडर तो हमने क्रिएट किए, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम एक्सपेंसेस में जाके GL में दोबारा से GL क्रिएट करें। हम कोई भी एक्सपेंस के साथ उसकी एंट्री कर सकते हैं ना, या मतलब कि कुछ? देखें, बिजनेस ट्रांजैक्शंस बेटा कभी भी ना आपकी ख्वाहिशात पे नहीं चलती। बिजनेस ट्रांजैक्शंस तो वो होती हैं जो आपके, ये SAP बना ही इसलिए था, या कोई भी सॉफ्टवेयर दुनिया में उन खर्चे अखराजात को कैप्चर करने के लिए बनता है। हमें एंट्री, ये तो नहीं कहते कि हमारा दिल कर रहा था हमने एंट्री करनी थी इसलिए एंट्री कर दी। जो खर्चा होगा वो खर्चा आपने देखना है कि कौन सा हुआ है। अगर वो एंटरटेनमेंट का हुआ है तो एंटरटेनमेंट करेंगे, अगर वो आपका फ्यूल का हुआ है फ्यूल करेंगे, अगर आपने किसी को उधार दिया है, लोन दिया है, वो लोन का करेंगे। तो ट्रांजेक्शन्स तो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी की है। ठीक हो गया सर अगर ऑलरेडी एंटरटेनमेंट एक्सपेंस वो बना हो GL उसका, तो हमारा खर्चा वही हो, तो हम एंटरटेनमेंट ही से करेंगे, मतलब कि उसके अंदर देखिए, वो तो सब मास्टर सिंगल डेटा, लेजर है। प्यारे भाई, हमने पहले डिस्कस किया है कि मास्टर डेटा इज द डेटा विच इज वी कॉल्ड द परमानेंट डेटा,
and permanent data means the data which we do not alter over the time, right? And this master data is created once and changed in rare circumstances, right? तो इसका मतलब है कि जो एंटरटेनमेंट का जीएल आपने क्रिएट किया है वो बार बार तो नहीं क्रिएट करेंगे ना भैया, क्योंकि आपको तो पूरे फाइनेंशियल मिल जाएंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि जैसे यूनिलीवर का आपने एक जीएल सब लेजर क्रिएट किया हुआ है, बार बार यूनिलीवर भी क्रिएट नहीं करेंगे। तो ये तो आपने खुद ख्याल करना है। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा है कि मैंने आपको कहा था कि यूनिलीवर आपने ऑलरेडी क्रिएट किया है, तो आप दोबारा उसको क्रिएट नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया सर। एक तो आप लोग समझ बहुत जल्दी जाते हैं, मेरे से आप बहुत तेज हैं। आपकी उम्र में मुझे इतनी जल्दी समझ नहीं आता था। सर ये ब्लेंडेड तरीका बहुत अच्छा है ना, इसलिए। सही है, सही है। चलें जी, प्राउड ऑफ यू। अच्छा, कोई और क्वेश्चन पूछेंगे आप मुझसे? नहीं सर, वेंडर के हवाले से तो सारा समझ में आ गया। इसको प्रैक्टिस करते हैं तो इंशाल्लाह जो भी क्वेरी होगी वो हम आपसे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पूछेंगे। अच्छा, आप बिल्कुल सर, आएगी तो नहीं इंशाल्लाह, समझ तो आ गई है सारी। सर मैं ये कह रही थी कि जैसे हम अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करें वेंडर के लिए, तो आपने एक हेड के अंदर किया है जो है हमारा एडमिन के अंदर था। अगर हम डिफरेंट हेड्स के अंदर करें तो वो वाली एक एंट्री और उसकी चेक करने का कर दें। क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज? सर जैसे आपने सिर्फ अभी किया है एंटरटेनमेंट के अंदर जाके अपना सीईओ से किया है, सीईओ एक्सपेक्ट किए थे। सर मैं ये कहती कि एंटरटेनमेंट भी हो जाए और जिसके अंदर सिर्फ अब जैसे आपने सर्फ वाली एंट्री की थी कि डिटर्जेंट्स हैं, उसके अंदर हमने परचेज किए, टी बैग परचेज किए, वो वाली एक एंट्री करके दिखा दें अगर इम्पोर्टेंस मुझे आपको। मैं भी कर देता हूँ आपको, ठीक है? फॉर एग्जांपल आपने यूनिलीवर में एंट्री की है, आप कह रही हैं कि मैं मल्टीपल आपको डेबिट करके दूँ, राइट? चलें, हम कहते हैं ऑफिस के लिए हमने कहा कि ऑफिस एक्सपेंस क्या है, और ऑफिस एक्सपेंस क्या किया है जी? फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने एक्सपेंस किया है, और बेस लाइन डेट क्या है वो मैं अभी आपको बेस लाइन बताता हूँ। आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, दोबारा भी पूछिएगा मुझसे। अच्छा, उसके बाद अगर मैं अच्छा उसके बाद हम आगे चलते हैं तो बेस डेटा पे आ जाते हैं फॉर एग्जांपल दोबारा, और उसके बाद हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमने 90,000 रुपीज़ का यूनिलीवर से ट्रांजेक्शन किए हैं, ठीक है? हम डिफरेंट किस्म की जो है ना चीज़ें ले लेते हैं। यूनिलीवर ऑफ कोर्स फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो है वो फॉर एग्जांपल हमें जो है ना वो एक देता है सर्फ और एक देता है फॉर एग्जांपल लिप्टन टी। अच्छा, अगर इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो है एग्जॉस्टिव लिस्ट कौन कौन सी अवेलेबल है, एक्सपेंसेस की डिफरेंट नेचर्स कौन सी हैं, तो वहाँ से हम हेल्प ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारा एडमिन एंड मैन्युफैक्चरिंग है, सही है? एडमिन और मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हमारे पास कैरेज इनवर्ड आ गया। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में हमारे पास रेंट आ गया, फ्यूल आ गया, इंटरटेनमेंट आ गया, ट्रैवलिंग आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गया, इंटरनेट आ गया, मोबाइल, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट आ गई है, सही है? तो फॉर एग्जांपल ये है कि हम कहते हैं कि हमने यूनिलीवर के एम्प्लॉयज़ को सैलरी प्रोवाइड करनी है बिकॉज उन्होंने आके हमारे साथ मर्चेंडाइजिंग भी की है और हमने इंटरटेनमेंट भी की है। फॉर एग्जांपल इंटरटेनमेंट का मैंने जीएल सेलेक्ट कर दिया, सीईओ इंटरटेनमेंट है, मैंने कहा जी मैंने 50,000 रुपीज़ की इंटरटेनमेंट की है। अच्छा, उनका एक स्टाफ मेंबर हमारे पास काम करता है और वो स्टाफ मेंबर्स को सैलरी हमने देनी है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 400,3031, इसका नंबर 400,3031। अब देखें यूनिलीवर तो एक ही है, यूनिलीवर एक ही है, तो इसका मतलब है कि ये तो फिर ट्रांजेक्शन में 90,000 एक ही रहेगा, जबकि आपका ये वाला डेबिट जो है 2 दफ़ा स्प्लिट हो गया है, और ये आप देखें तो ये ग्रीन हो गए इक्वल हो गया। तो इसका मतलब है कि सीरीज ऑफ जो लाइन आइटम्स हैं वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल लाइन आइटम्स डेबिट्स, हम यहाँ डाल के इसको कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया? यस सर, यस सर, क्लियर है सर। जी सर, ये मल्टीपल स्क्रीन पे कैसे चले जाते हैं? आप मल्टीपल स्क्रीन पे कैसे चले जाते हैं? पहले वेंडर की एंट्री में भी और जीएल में भी एक साथ? आपने 2 स्क्रीन खोली हुई है यहाँ पे मेरा ख्याल है। ये वाली? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह से। जी जी सर,
मल्टीपल ये स्क्रीन में एकदम से आ जाते हैं। सर आप लिखें, एक बटन है ऑल्ट, ठीक है, और उसके साथ टैब, यस सर। टैब टैब का बटन है, टैब, TAB, ठीक है सर। T फॉर टॉल, A बिल्कुल फॉर एप्पल एंड B फॉर बॉल, टैब। तो ऑल्ट और टैब इकट्ठे दबाएं, आपकी स्क्रीन चेंज हो जाएगी, सही है। ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी, एनीथिंग एल्स, कोई और क्वेश्चन? रिवाइज कर लेंगे आपके साथ। अच्छा, 2-3 बंदे सवाल करते हैं, 2-3 बंदे बात करते हैं। मुझे लगता ही है कि इतने अच्छे बच्चे जो हैं अब जो कि 49 हो गए हैं, और अब आपने ये करना है असद भाई, इनकी अटेंडेंस मार्क करनी है इस टाइम पे, जितने भी बंदे हैं ना जी सर। इनके इनकी अटेंडेंस मार्क करनी है। जो बंदे बैठे हैं आपने सिर्फ जी उनकी जी अटेंडेंस मार्क करनी है, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक है सर। अच्छा तो सर वो बेसलाइन डेट आपने कहा था याद करवा देना। हाँ, अच्छा, बेसलाइन डेट क्या होती है? बेसलाइन डेट ये होती है भैया कि मैं आपको उसी स्क्रीन पे दोबारा ले आता हूँ, तो मैं आपको बेसलाइन डेट जरा डिफाइन कर दूंगा। देखिए, होता क्या है, होता ये है कि मैंने अगर वेंडर से कोई सामान लिया है और मैंने वो फॉर एग्जांपल क्रेडिट पे लिया है, ठीक है, तो क्रेडिट पे लिया है, तो अब यहाँ पे क्रेडिट एंट्री की वजह ही थी कि हम लोगों ने इनफैक्ट ये एंट्री डाली है, हमने वेंडर इनवॉइस बुक की है। अगर ये क्रेडिट एंट्री ना होती तो हम कैश की ट्रांजैक्शंस पे FB60 अप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, FB50 अप्लाई करते हैं। अब ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन बता ये रही है कि हमने ये क्रेडिट पे सामान लिया है, क्रेडिट पे सामान लिया है, तो मैं पेमेंट सेक्शन में जाता है, बेस लाइन डेट आ रही है। बेस लाइन डेट वो है जहां से आपने कहा है कि आज से मेरी कैलकुलेशन स्टार्ट करो। मिसाल के तौर पे आपको वेंडर ने कहा है कि भाई मैं आपको 15 दिन से ज्यादा का क्रेडिट नहीं दे सकता, अगर आपने मुझे 15 दिन से ज्यादा की इनवॉइस क्लियर नहीं की तो मैं आपको ब्लॉक कर दूंगा और मैं आगे से आइंदा से आपको सामान नहीं दूंगा, सही है ना। तो आपकी उसके साथ एक डीलिंग हुई हुई है कि 15 दिन से ज्यादा मैं उधार नहीं रखूंगा, 15वें दिन मैं पैसे दे दूंगा, 15 दिन या 15 दिन से पहले दे दूंगा। अब 15 दिन कैसे कैलकुलेट होंगे? अगर सपोज उसने आज सामान भेजा है, आपके पास 4 दिन बाद सामान आपको मिला है, तो आप तो ये समझ रहे होंगे कि आपको जो सामान मिला है उस डेट से 15 दिन स्टार्ट होंगे, लेकिन वो ये समझ रहा होगा कि मैंने सामान आज भेजा है, तो आज के बाद से हमारे 15 दिन स्टार्ट हो गए, तो इनफैक्ट आपके 11 दिन होंगे और उसके 15 दिन होंगे। तो आपकी कंफ्यूजन ये होगी, आप समझ रहे होंगे कि मैंने उसको पेमेंट करनी है 12 तारीख को, 12 अगस्त को करनी है, आप ये समझ रहे होंगे, लेकिन वो ये समझ रहा होगा कि सपोज उसने 4 दिन पहले अगर आपको ये सामान भेज दिया था और आज आपको मिला है, तो वो ये समझ रहा होगा कि 25 तारीख से लेकर 25 से लेकर जो आपके जो है 15 दिन होते हैं वो तकरीबन 8 तक होते हैं, तो वो 8 अगस्त तक समझ रहा होगा और आप 12 अगस्त तक समझ रहे होंगे। इसलिए हम ये कहते हैं कि बेस लाइन डेट आप डिटरमिन कर लें। बेस लाइन डेट वो डेट है जहां से आपकी आपका टाइम पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है ना। रेट होती है। जी नहीं, ये वो डेट है जहां से सिस्टम कंप्यूट करेगा कि पेमेंट टर्म्स क्या हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था ना कि डिस्काउंट्स मिल सकते हैं। अगर आपने 14 दिन में पेमेंट कर दी डिस्काउंट मिलेगा 2%, अगर आपने 1 महीने में पेमेंट की तो आपको 1%, अगर 1 महीने के बाद आपने पेमेंट की तो आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली कंप्यूट करता है डेज। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पेमेंट टर्म्स जब अप्लाई करेंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे कि पेमेंट टर्म्स की वजह से हमें डिस्काउंट की कंप्यूटेशन होती है। अगर ये बेस लाइन डेट आगे पीछे हो जाए तो सिस्टम वहीं से ही कंप्यूट करेगा। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं डाल दूं ना बेस लाइन डेट 4 अगस्त, तो सिस्टम जो है 4 अगस्त से ऑनवर्ड जो है 4 अगस्त से ऑनवर्ड जो है अपनी कंप्यूटेशन स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा सपोज बेस लाइन डेट 31 अगस्त, तो सिस्टम जो है वो 31 अगस्त जो है ऑनवर्ड कंप्यूटेशन करेगा। और मेरी बात समझ आ रही है ना आपको? जी सर, ये थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। बस थोड़ी थोड़ी आ जाए, ये आपके लिए काफी है भैया।